हे हेलो एंड वेलकम बैक आईटी फाइटर्स। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका यार। तो जैसे कि आपको बताया कि यार मैं सबसे पहले आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं के डिस्कशन में कर रहा हूँ रैंडमली प्लस वन और प्लस टू से कोई भी चैप्टर मैं आपसे उठा के आपके साथ डिस्कशन करूंगा, आपको समझाऊंगा। तो यार मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। किस किस की बात कर सकते हैं हम? ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू ओके आप बात करेंगे ड्यू टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर, और आप बात करेंगे ड्यू टू, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की आप बात करने वाले हो। यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग, ओके मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स की। मतलब अगर आप कंडक्टिंग सॉलिड, ये इन शॉर्ट मैंने लिखा, समझते जाएंगे, मैं बोल रहा हूं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल सेल जिसको आप बोलते हो, और ये नॉन कंडक्टिंग है। मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो लेंगे हम चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पे भी डेंसिटी आएगी चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे डेंसिटी आएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बढ़िया जो देखते रहना, क्वेश्चन 100% आने वाला है। जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे डिफरेंट डिस्कशंस हैं वो करने वाले हैं, ठीक है, ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे जल्दी से मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। तो यार अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, कंसेप्ट डायरेक्ट देख लेते हैं कि यार सर अगर ये कंडक्टिंग है, इस पे हम चार्ज देंगे तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेफिनेटली सारा का सारा आउटर सरफेस पे आ जाएगा। और इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, यहां तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल होगी। इंटरनल को कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे वो लेस देन रेडियस होगा, और अगर आप कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे लोगे तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन रेडियस होगा, क्योंकि वो आउटसाइड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब कंडक्टिंग होता है तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, यानी एट ए डिस्टेंस, जब स्मॉल आर आपकी कैपिटल आर हो, कैपिटल आर इज द रेडियस, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। टेंशन ले देगा इनबॉस, टेंशन दे देगा, ओके। तो यार क्या करूंगा सर, आपको पता है अगर मैं ये देखूं यहाँ पे गॉसियन सरफेस यू, तो सारा का सारा चार्ज इसका सेंटर पे इमेजिन कर लिया जाता है। तो जब भी आप सरफेस की बात करोगे तो यू हैव टू टेक टोटल चार्ज डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी kq/r स्क्वायर होता है ना, वो बस आपने यूज करना है, आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप आउटसाइड पॉइंट की बात करोगे तो दोस्तों आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या है कि आउटसाइड पॉइंट से जब आप देखोगे सारा चार्ज उसके सेंटर पे आपको नजर आने वाला है। तो डिस्टेंस बस चेंज होगी, डिस्टेंस आपने ये लेनी है स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड बनने वाला है आउटसाइड पे, व्हाट इज दैट, kq/स्मॉल आर का स्क्वायर। आप चेक करें, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आपको गिवन है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलता हुआ आपको नजर आने वाला है। सारा चार्ज चूंकि इसका आउटसाइड पॉइंट पे है तो सारा फील्ड इसका बाहर जा रहा होगा, अंदर कोई फील्ड नहीं है। यानी अंदर के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं भी देखो, कहीं भी अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। कब सर? जब रेडियस से कम डिस्टेंस गिवन होगी। ये आपने पहचान कर लेना है, सिंपल सा है, क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ग्राफ भी बन जाएगा, टेंशन नहीं है। सेंटर से लेके सरफेस से जस्ट पहले तक फील्ड जीरो ही है, तो ग्राफ बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। बस याद रखना कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए। तो भाई 0 0 0 0 जैसे ये सरफेस पे पहुंचेगा तो फिर इस तरीके से वैरी करें, क्योंकि आउटसाइड जाने से ये वैरी कर रहा है, यानी ये आउटसाइड पॉइंट है, ये स्मॉल आर पे वैरी कर रहा है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये सरफेस का पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया kq/r स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे आप दूर देते जाओगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फील्ड आपका कम होता जाएगा। तो सेंटर पे फील्ड क्या होने वाला है आपका? जीरो, और उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा। यानी ये जो है यहाँ पे, ये इंटरनल पॉइंट है, ये इंटरनल पॉइंट पे फील्ड जीरो है, लेस देन आर, और यहां पे जाते ही ग्राफ ऊपर स्विच कर गया है। सो दिस इज आर इक्वल टू आर, दिस इज द पॉइंट ऑफ एट द सरफेस, ये सरफेस वाला पॉइंट है। इस ऐसे ऐसे छोटी छोटी नॉलेज आप लेके जाओगे तो बढ़िया से क्वेश्चंस करके आओगे, टेंशन नहीं है, बस समझ लो कि हो क्या रहा है। अगर हम होलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे, सेम रिजल्ट है, सेम ग्राफ है। बस एक चीज याद रखना, क्योंकि ये होलो है तो हॉलो के केस में क्या होने वाला है, इसके अंदर एडिशनली चार्ज रखा जा सकता है, दैट्स व्हाई इस पे क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। इसके अंदर चूंकि ये हॉलो है, अंदर से कैसा है दोस्तों, ये हॉलो है, चार्ज तो उसका आउटसाइड पे ही रहेगा, रिजल्ट सेम रहने वाले हैं, ग्राफ सेम रहने वाला है, यही आप यूज करेंगे, टेंशन नहीं है। अब मैं एडिशनली क्या बता रहा हूं, चूंकि अंदर खाली है, अगर मैं इसके अंदर कोई चार्ज रख दूं, लेट्स सी अंदर Q0 चार्ज रखा, इसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे आप, इसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अंदर से होलो है, इसके अंदर एडिशनली चार्ज रखा जा सकता है। अब इसके अंदर अगर एडिशनली चार्ज इसके सेंटर पे हम रख दे तो फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड था, सारा चार्ज बाहर आ गया था। मतलब सर क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा गया दोस्तों, आप ध्यान से समझे कि भाई होलो स्फीयर है, ठीक है, इस पे एक चार्ज दिया गया, मैंने बोला ठीक है,
चार्ज है Q और इसके अंदर एक चार्ज स्मॉल q रख दिया, तो बताओ इसके अंदर P पॉइंट पे कितना फील्ड होगा। तो अंदर पूछ रहा है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, जो कुछ भी दे रखी होगी, लेट्स सी r/2 दे दी। तो आपने देखा ये इसकी जो रेडियस है वो r है और ये इंटरनल पॉइंट है, और इंटरनल पॉइंट पे जो फील्ड होता था वो तो जीरो होता था, बट वो कब होता था, जब वो एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रहता था। लेकिन ये हॉल स्फीयर है, इसके अंदर एक एडिशनल चार्ज रख दिया है, तो उसका फील्ड तो जाएगा, अब उसका फील्ड तो वहां पे होगा। अब उसका जो फील्ड होगा, अब उसकी वजह से जो आउटसाइड पे जो नेट चार्ज आ जाएगा, आपको पता है ये प्लस में है तो इंड्यूस होगा इसके अंदर नेगेटिव, तो बाहर आ जाएगा एडिशनल चार्ज पॉजिटिव, तो आउटसाइड में जो टोटल आएगा वो Q और आ जाएगा। यानी अब इस पे आउटसाइड सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो Q प्लस Q होने वाला है, और अंदर के पॉइंट पे जो होगा वो जीरो नहीं होगा। तो वो क्या होगा सर, इनसाइड पॉइंट पे अब वो होगा, इस पे डिपेंड करेगा पॉइंट चार्ज। मान लो आप इसको KQ ओवर उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी यू हैव टू यूज KQ ओवर डिस्टेंस, जो भी दे रखी होगी वो आप समझदार हो, आप यूज करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आउटसाइड के पॉइंट पे पूछेगा तो टोटल चार्ज Q प्लस Q फील्ड जनरेट करेगा। अगर इसके सेंटर से कहीं आउटसाइड पॉइंट पे पूछे तो ये R ग्रेटर देन R है, यहाँ पे जो फील्ड होगा आउटसाइड पे वो आएगा K टोटल चार्ज Q, और बाहर से इंड्यूस होके आ गया है ओवर R का स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो भी गिवन होगी, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये बस ख्याल रखना कि अगर होलो है उसके अंदर एडिशनली चार्ज रखा जा सकता है, उस कंडीशन में इंटरनल पॉइंट पे फील्ड जीरो नहीं होने वाला है, उसको आप कैलकुलेट करेंगे जो भी कंडीशन गिवन होगी। ये तो हो गई इसकी बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने सपनों में देखना है ये है नॉन कंडक्टिंग। इसमें दोस्तों दो केस बनेंगे, मैंने आपको बताया था, इफ रो इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे आप समझे, इफ रो इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, मतलब रो इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये आप ध्यान देंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, तो यार सर क्या कहना चाहते हो, अगर मैं कांस्टेंट वाला केस ले लूं और ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब पूरे वॉल्यूम पे चार्ज होगा, पहले तो इसी को समझे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है, तीन कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, कैविटी प्रॉब्लम बनेंगी, दो ये वेरिएबल और कांस्टेंट डेंसिटी के बनने वाले हैं। ठीक है, इसके सेंटर से इसकी जो रेडियस है लेट्स सी R है। ठीक है, तो देखो यार एक चीज याद रखेंगे आप, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली या तो इंटरनल पॉइंट में पूछा जाएगा, सरफेस पे पूछा जाएगा, आउटसाइड द बॉडी पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर आप इंटरनल पॉइंट की बात करोगे या सरफेस की बात करोगे या इससे बाहर की बात करोगे, ठीक है, तो जब आउटसाइड जाओगे तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस उसकी रेडियस से ज्यादा है, सरफेस पे आते ही ये रेडियस के इक्वल है, और इंटरनल पॉइंट पे ये रेडियस से कम है। और एक चीज और याद रखना, किसी भी टाइप का स्फीयर हो, वो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो हो या सॉलिड हो, सरफेस पे फील्ड और आउटसाइड फील्ड सेम रहने वाला है। आउटसाइड फील्ड हमेशा रहेगा कि टोटल चार्ज जो भी उस पे गिवन है वो और उसके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सरफेस पे जो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है सरफेस पे के टोटल चार्ज जो भी है उसको और उसकी रेडियस ले लो, बस आप ये आप ध्यान रखेंगे। ये सबके लिए सेम होने वाले दो पॉइंट्स, चाहे ये वाले कंडीशन हो ये वाली कंडीशन हो, दो पॉइंट सबके लिए सेम होते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस। ठीक है, अब बात क्या रही इंटरनल की सर, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में है तो इंटरनल देखो, अगर मैं यहाँ से इस रेडियस का एक स्फीयर कट करूं तो इसके अंदर कितना चार्ज हो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है इंटरनल पे क्या ले, इंटरनल पे इसके अंदर जो चार्ज होगा, इतने से स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा, इसको समझना, लेट्स इसके अंदर चार्ज है स्मॉल q, उसी का फील्ड यहां से बाहर निकल रहा होगा, उसी का फील्ड यहां से बाहर निकलेगा, तो हमें उसी का चाहिए केवल। ठीक है, क्योंकि हम इंटरनल पॉइंट पे चाहते हैं ना, और ये कांस्टेंट है, अभी वेरिएबल नहीं लिया मैंने। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज लेस देन R, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस Q। तो गॉस थ्योरम का यूज करेंगे कि इनक्लोज्ड चार्ज कैसे निकाला जा सकता है, ऑब्वियसली हम गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो Q को निकालने का जो फंडा है वो आप निकाल सकते हो, जब आप Q को सॉल्व करोगे यूज करके, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो जब भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करेगा तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आएगा रो R ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखेंगे आप, वेयर R इज लेस देन R, मतलब ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पॉइंट पे पूछा जाएगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में। और अगर ये स्मॉल r, ये डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से लेते हैं, अगर ये पॉइंट सेंटर पे ही निकालो आप, एट सेंटर की बात करो अगर दोस्तों, एट सेंटर, तो स्मॉल r आपका जीरो हो जाएगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सेंटर को छोड़ के इस केस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ओके, सेंटर को छोड़ के, है ना, आपने देख लिया इस केस में क्या था, सेंटर पे से लेके इंटरनल किसी भी पॉइंट पे जीरो था, क्योंकि सारा चार्ज बाहर था। क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन कंडक्टिंग है, तो सेंटर को छोड़ के कहीं भी चार्ज जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, कूल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। रो क्या है सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हो, टोटल चार्ज ओवर वॉल्यूम होता है डिवाइड बाय वॉल्यूम,
4/3 पाई आर उसकी रेडियस ये है। इसकी वैल्यू आप रिप्लेस करके स्टैंडर्ड चार्ज के टर्म्स में भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आप कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। बट ये फॉर्म ज्यादा यूज की जाती है, दैट्स व्हाई मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसको आप याद रखें। अब रही ग्राफ की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। ग्राफ कैसे बनाएंगे सर? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, ये आर है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये आर है, तो आपको पता है सेंटर पे 0 है, बाकी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर की पावर 1 पे डिपेंड करना है, लीनियरली वेरी करेगा, मतलब सेंटर से लीनियरली करेगा, सरफेस पे आते ही मैक्स हो जाएगा, उसके बाद हाइपरबोलिकली वेरी करता हुआ नजर आएगा। दिस इज योर ग्राफ, इतना रीजन ग्राफ है लेस देन यहां पे इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज योर ग्राफ। कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, ग्राफ दे देते हैं डायरेक्ट, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैंने बता दिया आपको, किस तरीके से सिचुएशन बनाएगा ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, लिटिल बिट बेसिक नॉलेज लेके जाएंगे तो टेंशन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जान ऑफ द जेईई मेन एग्जाम, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके यार, बात कर लेते हैं अपने उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसकी हमें बहुत जरूरत है, जिसमें मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज द वेरिएबल चार्ज डेंसिटी कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स सी, हमारे पास एक स्फीयर है और उसमें उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज दिया गया है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन इस बार इस स्फीयर की जो डेंसिटी है दोस्तों, वो कांस्टेंट नहीं है, जो चार्ज डेंसिटी है, और आपको पता है चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके से आप बात करेंगे। बट हियर यू कैन से दिस डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ओके, दिस इज वेरिएबल। बेसिकली दिस डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ आर। आर कहां से लेते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर पे ये आर 0 होगा क्योंकि आप सेंटर से मेजरमेंट करते हो। जैसे जैसे आप इससे बाहर निकलोगे, आर देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे आप सरफेस पे पहुंचोगे आर हो जाएगा कैपिटल आर के इक्वल। लेकिन अगर बाहर की किसी पॉइंट पे आप बात करोगे तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर से ज्यादा है, ये आउटसाइड का पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। तो यार जब भी कभी आपको डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, डिस्टेंस है ये ध्यान रखना बस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस के टर्म्स में अगर रिलेशन दे रखा होगा तो समझ जाएगा सर कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया रो इक्वल टू रो नॉट इनटू आर, देखो आर पे डिपेंड कर रहा है, पावर 1 है इसकी, या आपको दे दिया जाएगा a प्लस b समथिंग आर, इस तरीके का कुछ दे देगा, या फिर दे देगा r इक्वल टू r नॉट 1 माइनस r बाई r, ये डिस्टेंस है, ये रेडियस है ना, सपोज करो उसकी जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। इस टाइप के सिचुएशन कुछ भी बना के दे सकता है, उसकी मर्जी है, बस आपने देखना है वेरिएबल चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वैरी कर रही है, इसका मतलब चार्ज भी निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, है ना। सो हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ये आपने ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अगर आपसे पूछता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इंटरनल पॉइंट पे बताओ, तो इंटरनल पॉइंट पे कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेट्स सी आपने इस पॉइंट P पे P1 पॉइंट आपने सेलेक्ट किया और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो यहां से आप छोटा सा एक एलिमेंटल स्फीयर आप कट करेंगे। आप देखें जिसकी जो विड्थ होने वाली है, इसकी विड्थ मान लूंगा मैं dr, और इसकी जो रेडियस है वो डिस्टेंस जो होगी स्मॉल r, वो उसकी रेडियस का काम करेगी, ठीक है, ऐसे आप समझो। अब इस स्फीयर के अंदर इस पे टोटल जो चार्ज अपने दिया है, लेट्स सी, इसको मैं कैपिटल Q लिख देता हूं, ठीक है, कैपिटल Q, ठीक है। इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड चार्ज कितना है वो हमें नहीं पता है क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है। तो सबसे पहले आप यहां याद रखेंगे, देखो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप ऐसे करो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटीग्रेशन ले लो k dq ओवर आर स्क्वायर, फिर इंटीग्रेट कर दो जहां से जहां तक जो लिमिट बन रही है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट आप कर सकते हो। तो या dq निकाल के यहां पुट करो फिर सॉल्व करो, या फिर आप ऐसे देख लो कि इनसाइड पॉइंट पे अगर निकालना है k, इसी स्फीयर के अंदर अंदर, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग ये जो स्फीयर आपने कट करा है इसी के अंदर कितना चार्ज है वही यहाँ पे फील्ड बनाएगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका फील्ड यहां से निकलेगा, उसी का फील्ड यहां से निकलेगा, आप इस बात को समझो, और उसी की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो Q इनक्लोज्ड ओवर R स्क्वायर, आप देखें इसका आप यूज कर सकते हो, ये कब यूज होगा जब R डिस्टेंस रेडियस से कम होगी, मतलब इंटरनल पॉइंट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो मिसिंग क्वांटिटी है वो है आपकी इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हो। हम क्या करेंगे, छोटा सा वॉल्यूम जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो होती है स्मॉल, उसमें जो भी चार्ज इनक्लोज्ड है
ओवर स्मॉल उसका जो वॉल्यूम होगा। मतलब चार्ज डेंसिटी को आप लिख सकते हो, ये जो एलिमेंटल है, एलिमेंटल स्ट्रिप आपने जो कट की है, लेट्स इस पे चार्ज dq है, ठीक है, तो उसका स्मॉल वॉल्यूम है dv, तो मैं उसका निकाल लेता हूं और 0 से r तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो इसके अंदर कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हम निकाल सकते हैं। सिंपली प्रोसेस बता रहा हूं, वैसे ही करके आना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो dq आप निकलेंगे यहाँ पे रो इंटू dv, और रिमेंबर गाइस यहाँ पे जो dq है, ये जो रो है, ये एज ए फंक्शन ऑफ r है इनटू dv, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस, तो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, तो चूंकि 0 से r तक आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इसी के अंदर कितना चार्ज है वो पता चल जाएगा। सो ये जो चार्ज आएगा ये इनक्लोज्ड चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे 0 से r, लेट्स सी आपको ये वैल्यू दे रखी है, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, रो r की वैल्यू लेट्स दे रखी है रो नॉट इनटू r, इनटू आप लिखोगे यहाँ पे dv। अब बात आती है इसका जो एलिमेंटल स्मॉल वॉल्यूम होने वाला है वो क्या होगा। ऑब्वियसली ये स्फेरिकल एलिमेंट है, तो जब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम होता है उसका एरिया इनटू उसकी विड्थ जो बनने वाली है, तो एरिया आएगा 4 पाई r स्क्वायर, छोटे वाला स्क्वायर है, और उसकी जो विड्थ है दैट इज dr, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा इसी तरीके से आपने निकाल लेना है। तो चार्ज इनक्लोज्ड जो आपके पास बनेगा 0 से r रो इनटू, ये एक एग्जांपल लेके मैं आपको करके बता रहा हूं जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनटू दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। अब आप देख सकते हो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देना, q इनक्लोज्ड आ जाएगा, इंटीग्रेट, अब आपका जो फॉर्म आपको चाहिए थी वेरिएबल की वो आ चुकी है, बाकी कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले सकते हैं, आगे कहानी आपको पता होगी। फिर यू हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर, सो इनसाइड द पॉइंट, जिस पॉइंट को डिफाइन किया होगा उस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा k ओवर r स्क्वायर इनटू q इनक्लोज्ड की वैल्यू यहां से आप पुट करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से अगर वो बात करता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई आउटसाइड पॉइंट पे, लेट्स सी उसने बोला we have to calculate the electric field at outside point, means at r is greater than r, जब उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी, मतलब उसके बाहर बैठा होगा, और बाहर से बैठ के जब उसको आप देखोगे तो सारा चार्ज उसको नजर आने वाला है, जो कैपिटल Q है यहाँ पे टोटल आप देने वाले हो, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, वो यहां से जब जो चार्ज इनक्लोज्ड आएगा, अब उस चार्ज को जब आप यहीं से निकालना होता है, वैसे तो बस लिमिट आप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, देखो KQ ओवर r स्क्वायर, ठीक है, जो डिस्टेंस रहेगी आउटसाइड की वो तो वही रहेगी। अब ये जो चार्ज है जो उसको नजर आने वाला है इनक्लोज्ड चार्ज, ये क्यों मिसिंग है यहाँ पे, ये निकालना है, क्योंकि क्यों निकालना है, क्योंकि जब यहां से आप देखोगे ना बाहर आउटसाइड पॉइंट से, तो स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है वो आपको नजर आने वाला है, ना कि इंटरनल, टोटल कितना है वो नजर आने वाला है। सो क्यू को आप कैसे निकालेंगे, वो यहीं से निकालना है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, तो Q इनक्लोज्ड जो रहेगा वो कैपिटल Q आप लिख सकते हो। नाउ यू कैन राइट इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, क्योंकि पूरा चार्ज चाहिए तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से बढ़ के हो जाएगी सरफेस तक, यानी 0 से ये जाने वाली है कैपिटल R तक, है ना, आप समझ पा रहे होंगे, 0 टू कैपिटल R ये जाने वाली है, ठीक है। तो 0 टू कैपिटल R आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे जो डेंसिटी है एज इट इज उसको पुट करेंगे इनटू dv की वैल्यू ऑब्वियसली 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, तो ये डेंसिटी जो गिवन होगी क्वेश्चन में पुट कर देना, यहां से Q आएगा, वो Q उठा के यहां पुट कर देना, आपका E नोट भी आ जाएगा। मतलब दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। जो जेईई के एग्जाम में सबसे ज्यादा दिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ना भाई, इस टाइप से आपने उनको प्रोसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। पूरा प्रोसेस मैंने ढंग से इसलिए बताया आपको, जिससे आप चेक करोगे ना प्रीवियस ईयर के कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं आप खुद करो, आप कर लोगे डेफिनेटली। कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाएगा, और बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना, एक क्वेश्चन आने के यहाँ से बहुत बहुत चांस होने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, रिंग का कॉन्सेप्ट जो है, डिस्क का कॉन्सेप्ट, फिर पोटेंशियल और डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आने के फर्दर चांस बन जाते हैं। ओके आरटी फाइटर, जब बात कर लेते हैं यार कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जैसे रिंग, जो चार्ज रिंग होता है उसकी वजह से भी कुछ क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, बहुत टफ नहीं होते, फिर भी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपके रिवीजन में आ जाए। डिस्क का एक फॉर्मूला है, वो आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, डिराइव नहीं करना है, जस्ट रिलेशन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। ओके, तो देख लेते हैं जल्दी से, और चूंकि हम पोटेंशियल पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाले हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो यार बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। तो जब वो रिंग की बात करता है, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत क्लियर होने वाला है। अच्छा, इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रिजल्ट पूछ लेता है यार, आपको पता होना चाहिए, कभी ग्राफ पूछ लेता है, कभी कुछ क्वेश्चन बना के दे देगा, बहुत टफ नहीं है, आराम से आपने डेरिवेशन वगैरह किए होंगे, ठीक है।
लेट्स से मेरे पास एक रिंग है, सपोज करो ऐसे समझो आप, अच्छा सर आप रिंग की बात कर रहे हो, मैंने बोला हाँ मैं रिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक नॉर्मली ऐसे एक रिंग ले लूं, आप खुद ही देखो उसका सेंटर यहाँ पे, उस पे चार्ज दूं, क्योंकि ये लीनियर है, उसकी पूरी सरकमफेरेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप देख सकते हो, मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको लैम्डा से डिनोट करेंगे, यानी चार्ज पर यूनिट इट्स लेंथ। और आपको पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब 2 पाई आर, इसकी जो पूरी लेंथ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। दिस इज ए रिंग, ओके, एक वायर है कंप्लीटली उसको आपने बेंड करके रखा है, तो उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर्टिकुलर सेंस में, जो आपको फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखो यहाँ पे जो भी फील्ड आपकी बात करोगे इस केस में, जब भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे ड्यू टू होल रिंग, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा दोस्तों। आपको पता है क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है, कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी, सारी फील्ड लाइंस इसकी बाहर जा रही होंगी। जस्ट लाइक हम स्फीयर वगैरह की बात करते हैं तो बिल्कुल वही है। और वैसे भी आप देख सकते हो, अगर यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट आप कट करोगे, उस पर जो भी चार्ज होगा उस एलिमेंट के ऊपर, उसका जो फील्ड यहाँ पे बनेगा है ना, ये प्लस है, ये सेंटर है, तो वो इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा उसका फील्ड। तो उसी के जस्ट अपोजिट अगर एक एलिमेंट और आप कट कर लोगे यहाँ से, आप ध्यान से देखो, तो उसका भी फील्ड जब यहाँ बनेगा वो इधर को जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। तो हर ऐसे ही हर एलिमेंट, क्योंकि ये कंप्लीट राउंड फिगर है, हर एलिमेंट ऐसे ही यहाँ पे एक फील्ड अपना जनरेट करेगा इक्विवेलेंट अपोजिट, जिसकी वजह से कैंसिल होते रहेंगे और नेट फील्ड आपका जीरो ही रहेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो। और लॉजिकली तो आपको पता ही है कि सारा चार्ज सर सरफेस के बाहर है, कहीं तो इतनी मेहनत कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। तो सर रिंग पे क्वेश्चन बनाएगा कैसे? तो रिंग पे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि वो रिंग को कुछ ऐसे रखेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो ऐसे रख देगा रिंग, ये रिंग है आपके पास और इधर एक्चुअली कोई पॉइंट है, तो ऐसे आप समझो, ठीक है। लेट्स ये रिंग है और एक्चुअली इधर कोई पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने P, ठीक है, और इस रिंग की जो रेडियस है दोस्तों वो R है, और पूरे पे आपने चार्ज दिया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये केस है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सिचुएशन क्या है सर। सिचुएशन ऐसा है जैसे मेरा हाथ है, ये सेंटर और यहाँ पे रखा है एक्चुअली, मतलब उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट रखा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल एक्सिस, ठीक है, ऐसे आप समझेंगे एक्सियल एक्सिस, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। और इसके सेंटर से ही मेजरमेंट करना है, तो सेंटर से लेट्स सी इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x है ना, आप इस तरीके भी समझ सकते हो। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे, इसके एक छोटा सा एलिमेंटल एलिमेंट कट करके, उस पे चार्ज dq कट करके, और उसका फील्ड यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। लेट्स ये डिस्टेंस r है उस एलिमेंट से, और उसकी एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो dr या dx कुछ मान लेना, तो उसका फील्ड यहाँ से निकालेंगे। सिमिलरली एक एलिमेंट छोटा सा इधर कट करते हैं और उसको इससे ज्वाइन करेंगे और उसका फील्ड इधर जाएगा, ठीक है, जिससे कि आप देख सकते हो y एक्सिस पे जो फील्ड आएगा इनका कंपोनेंट, लेट्स ये de है और ये भी डी है, आप खुद ही समझो, ये आएगा एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा डी साइन थीटा। थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, डेरिवेशन आप करते थे, थोड़ा सा याद आ रहा होगा, ठीक है। तो डी देखो ये डिस्टेंस इस वाले एलिमेंट से भी आ रहा है और ये डिस्टेंस भी इस एलिमेंट से आ ही रहने वाली है। ये एक्स जो थी, ये एक्स को इसके सेंटर से डिस्टेंस मानी हमने पॉइंट पी की, ठीक है। डिस्टेंस सेम एलिमेंट, ये जो डी क्यू यहाँ पे कट किया वही सेम एलिमेंट डी क्यू यहाँ पे कट किया, इसकी लेंथ भी आपने कुछ डी आर मान लेनी है, इसकी लेंथ भी आपने डी आर मान लेनी है, समझ पा रहे हो आप ऐसे। और उस छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप पे एक स्मॉल चार्ज होगा, तो एक कंपोनेंट जो एक ऊपर को जा रहा है, बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे एलिमेंट होंगे यहाँ पे ऊपर, बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर ये बनेगा कंप्लीटली, ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट ऊपर जाएंगे और ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट डाउनवर्ड जाएंगे, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है। तो वाई डायरेक्शन पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फील्ड रिंग की वजह से पॉइंट पी पे नहीं बनने वाला, क्योंकि वो सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। इतनी बेसिक जनरल नॉलेज, इतना बेसिक सा भी आपने सीख के जाना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा सर फिर क्या होगा? फिर ये जो एक्स एक्सिस आपने यहाँ बना रखी है, इसका एक कंपोनेंट भाई इधर भी तो जाएगा, इसमें इधर जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इस वाले का जाएगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो सबका फील्ड एक्स एक्सिस पे जाएगा और एक ही डायरेक्शन में है। तो P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है बेसिकली वो सब ऐड हो जाएंगे, मतलब उनका हम ऐड करेंगे और वो बहुत सारे एलिमेंटल होंगे, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे रिंग की वजह से। एक का निकाल के, ठीक है, अगर मैं एक का निकालू किसी एक का, है ना, तो डी ई एक का निकालू पॉइंट पी पे एक्स डायरेक्शन में, वो आएगा डी ई कॉस थीटा। अगर पूरे रिंग की वजह से निकालना है तो 0 से 2 पाई आर कर देना, क्योंकि पूरी सरकमफेरेंस का चार्ज लेना पड़ेगा, और यहाँ से डी ई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और डी ई की वैल्यू आएगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू आप निकालोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी से, डी क्यू अपॉन स्मॉल लेंथ है,
टोटल चार्ज अगर Q है उसकी लेंथ L है, इस तरीके से आप मान सकते हो। और इसको इंटीग्रेट करके निकाल लेना P पॉइंट पे जो x डायरेक्शन में एक्सियल जो फील्ड आएगा दैट इज K टोटल चार्ज Q डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओवर x स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और उसकी रेडियस का स्क्वायर एंड होल पावर रहने वाली है 3/2। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको रिजल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पे बनाए जाएंगे, ठीक है, ऐसे आप समझे, ठीक है। सो ये फाइनल आपका रिजल्ट निकल के आएगा पॉइंट पी पे। एक्सियल पॉइंट है, इधर पॉइंट रखो या इधर पॉइंट रखो, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये के क्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इसका टोटल चार्ज है, एक्स उसकी सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट पी पे। अगर आप ध्यान से यहीं से देखो लॉजिकली, अगर आपसे देखो भाई ये रिलेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये जो पॉइंट पी है ना, आप देखो अगर इस पॉइंट पी को मैं इस रिंग के पास लेके आऊं, यहाँ पे लेके आऊं, तो एक्स कम हो रहा होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स कम हो गया, फिर यहाँ पे रख दिया एक्स और कम हो गया, मतलब डिस्टेंस सेंटर से कम हो रही है। अगर पॉइंट यही रख दूं, यानी एट सेंटर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, एक्स तो जीरो नहीं हो जाएगा। जब एक्स यहाँ जीरो करोगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ये हमने अभी देखा था कि सेंटर पे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होने वाला है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर गाइस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाता है कि बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब इस पॉइंट को मैं कहां रखूं एग्जैक्टली कि वहां पे रिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए। आप भी तो सोचते ही होंगे ना यार, ओके, कि यार सर चलो ठीक है, मैक्सिमम क्या कर सकते हो। तो मैक्सिमम एक कंडीशन होती है कि किस पोजीशन पे पॉइंट को रखूं कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, फॉर, आपको मैं बता देता हूं तरीका, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम। फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और वेरिएबल डिस्टेंस आपकी x है और पुट करेंगे जीरो। मैथमेटिक्स में हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रखा है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x, पुट इक्वल टू जीरो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। मतलब वहां से वो x की वैल्यू मिल जाएगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाला है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू, दो वैल्यू निकल के आएंगी, प्लस माइनस r/√2। ये पूछा गया है अभी 2019 में भी जेईई में पूछा गया, उससे पहले भी आईआईटी वगैरह में इन पे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। तो ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए कि x की दो वैल्यू जाएंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर और इधर दोनों साइड में। r रेडियस है तो r/√2 होने वाला है, ऐसे आप समझ के जाएंगे, ठीक है। सो इस पॉइंट पे अगर हम पॉइंट को रख दें इस डिस्टेंस पे तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाला है। और x को अगर आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, E की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी और डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा सर कितनी मिलेगी, अगर ये x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आप पुट करके देखोगे तो ये वैल्यू होने वाली है KQ ओवर, ठीक है, KQ, x की वैल्यू आ गई r/√2, आप देखो, और नीचे आ जाएगी r/√2 और इसका स्क्वायर भी करना है प्लस r स्क्वायर और ये बनने वाली 3/2, समथिंग लाइक दैट। तो यार सॉल्व कर सकते हो आप, देखो KQR और नीचे आ रहा है √2, वो इधर बनेगा देखो r स्क्वायर और ये 2 हो जाएगा 3, यानी 3r स्क्वायर और नीचे बचेगा 2 और इसकी होल पावर है 3/2, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो KQR ओवर ये बन जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करोगे, ओके। सो इस पे इसको 2√2 लिख सकते हो आप, 2√2 2 ऊपर चला जाएगा और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे होंगे तो आपको समझ आएगा। और 3 पे ही आ जाएगा 3√3, r स्क्वायर का जब ये करेंगे ये तो हो जाएगा r³ और एक r कैंसिल, तो आएगा 2KQ अपॉन 3√3। ये रिलेशनशिप आपके पास यहाँ पे बननी चाहिए। और 9, अगर इस 3 को आप अंदर लेके जाओगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो K2KQ/√27। सो दिस इज योर फाइनल मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना हो सकता है। मतलब ये रिजल्ट में डायरेक्ट लिख सकता था बट मैंने बता दिया कि क्या करना है आपने। कभी कभी ऑप्शन में ये होता है, कभी कभी ये भी दे सकता है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम पूछ सकता है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन यार, हमारा क्या जा रहा है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन एक्चुअली, ओके, कि किस पे मैक्सिमम होगा, कितना होगा, तो इतना हो सकता है। ये आपने ध्यान रखना है। रिंग के केस में क्वेश्चन आए तो ऐसे बना लेना। और अगर ग्राफिकल क्वेश्चन दोस्तों आया तो ग्राफ आप इसका बना सकते हो, सारी सिचुएशन आप देख सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है आपका x, ठीक है, दिख रहा होगा। बहुत आराम से आप देखते जाए, पढ़ते जाए, मस्त तरीके से इसको समझते जाए, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो उसने बोला यार सर सेंटर पे तो जीरो है, तो पक्का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल। उसके बाद जैसे जैसे आप पॉइंट को दूर लेते जाओगे, जैसे जैसे पॉइंट इंफिनिटी की तरफ टेंस करेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की तरफ जाएगा।
अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब आपका ग्राफ दोस्तों कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, जीरो से कर्व बनाते हुए फिर इस तरीके से पास होकर नेगेटिव रीजन में भी जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये जो पीक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होने वाला है, आप देखो। और ये वैल्यू है r/√2 की। सिमिलरली यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम दिख रहा है, ये है -r/√2 और यहाँ पे जीरो है। उसके बाद इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो जीरो की टेंडेंसी को वो फॉलो करता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से आप अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको बस क्वेश्चन कैसे करनी है, रिजल्ट पहले तो आपने ध्यान से देख के जाने और रिजल्ट आपको आने चाहिए, फिर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके एक्सियल पॉइंट पे उसको आप कैसे कैलकुलेट करके आएंगे, उसका भी जल्दी से डिस्कशन। फॉर्मूला याद रखना है डिस्क के केस में, क्योंकि आईआईटीज वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फॉर्मूला काम कर जाता है वहां पे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं जिन्हें डिराइव करनी पड़ती है चीजें, बट जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे फॉर्मूला बेस्ड। कुछ वैल्यूज दे देगा और आपने पुट अप करनी है और क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से बता देता हूं जो आपके लिए जरूरी है। मतलब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एक्चुअली। सो एक डिस्क आप यहाँ पे लोगे दोस्तों, डिस्क इस तरीके से होगी आपके पास और उस पूरी में आपको पता है आप जो यहाँ पे चार्ज देने वाले हो, आप ये डिस्क है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो क्या होने वाली है, r होने वाली है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आने वाला कुछ इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो एक डिस्क है ये और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये डिस्क है, ये बनने वाला है इसका कहीं पॉइंट जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे होगा, पॉइंट P, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बेसिकली इस पे जो चार्ज आपने दिया वो क्यों दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटी सी स्ट्रिप हम अंदर ही अंदर कट करते हैं, ये छोटी सी स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप के चार्ज की वजह से इंटीग्रेट एक एलिमेंटल जो यहाँ पे आप चार्ज लोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, देन इंटीग्रेट कर देना यार। बिल्कुल सिमिलरली बस यहाँ पे सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी यूज हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते थे रिंग के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज हो रही है क्योंकि उसके पूरे सरफेस में चार्ज आपको नजर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोस्तों वो आएगा σ/2ε0 1 माइनस x ओवर √x² प्लस r²। ये रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये जो डिस्टेंस है x, ये इसके सेंटर से डिस्टेंस है, आप देख सकते हो, तो ये पॉइंट की डिस्टेंस दे देगा कि बताओ x इक्वल टू r पे, x इक्वल टू 2r पे, x इक्वल टू √r पे, इस तरीके की सिचुएशन आपको दे देगा, या r/4 पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डिस्क की वजह से। सिंपल है ना, इस तरीके से। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये एस की सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यहाँ पे आप अप्लाई करते हो। अगर स्मॉल चार्ज आप यूज कर रहे हो तो dq/dA आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं छोटे छोटे रिंग्स मिलके एक डिस्क बनाते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डिस्क। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यार यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए तो बढ़िया तरीके से फिर आप फोड़ के आ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। ओके यार, एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट और जल्दी से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो यार मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको दिया गया एक थिन वायर, ठीक है, लेकिन उस वायर को एक आर्क फॉर्म में बेंड करके रखा गया है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। लेट्स सी, अगर वायर को इस समय में कंप्लीट शेप ना देखो, एक आर्क की शेप दे दूं, लेट्स सी इसका एंड ए है और ये एंड बी है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने कुछ दिया है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा आपको पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, अब आपको पता है चूंकि आर्क फॉर्म है, इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां पे होने वाला है। आप ये देखो, दिस इज द सेंटर और ये एंगल मेड बाय दिस द एंगल मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज लेट्स से थीटा, रिमेंबर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क ऑफ द बेंडिंग। ये जो यहाँ पे बेंट वायर है एक तरीके से, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। जब एक छोटा सा एलिमेंट का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो इस पे इधर को ही जाएगा, तो सारा फील्ड इसका डाउनवर्ड रिपल्सिव में जाने वाला है। तो आर्क किसी भी तरीके से रखी जा सकती है, बस आर्क होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर कोई आर्क केस में या कोई सेमी सर्कुलर वायर आपने ले लिया है, ठीक है, या उसको 1/4 पार्ट ले लिया उसका, ठीक है, किसी भी तरीके का आ सकता है, तो इसके सेंटर पे जो फील्ड आने वाला है दोस्तों वो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट 2k लैम्डा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ओवर r इनटू साइन ऑफ
थीटा बाय 2, साइन ऑफ थीटा बाय 2, यानी जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रहे हैं उसका हाफ एंगल हमने यहाँ पे रखा है। और ये जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी टाइप की सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो और क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आ सकते हो। तो जनरल फॉर्मूला याद रखो, टेंशन नहीं है, डिराइव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर कैसे, क्या बात कर रहे हो, ध्यान से देखो। अगर ये आर्क, अगर आपने इसको सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल, ठीक है, इस वायर को जो बेंड किया इसको सेमी सर्कल बना दिया तो कुछ ऐसे दिखेगा। और ये इसके एंड होंगे, जब इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो देखो सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहे होंगे, सेंटर पे एंगल हो चुका होगा पाई। तो वो बोलेगा बताओ सेमी सर्कल की वजह से ये जो वायर इसमें बनाया गया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो चूंकि इसको ऐसे रखा गया, देखो आप देख सकते हो, इसको रखा गया वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो इसका सारा फील्ड डाउनवर्ड जाने वाला है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2k लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन 90 हो जाता है, यानी आप लिख सकते हो 2k लैम्डा बाय आर माइनस जे कैप, अगर आपने इसको ऐसे रखा होगा तो। या सर मतलब कैसे भी रखा जा सकता है, यस ऑब्वियसली आप इसको ऐसे भी रख सकते थे। तो जब आप इसको ऐसे रखोगे तो इसका जो सेंटर है देखो ये आ गया, और ये जो कट हो रहा है देख सकते हो, ये जो पूरा वायर है सेमी सर्कुलर फॉर्म में, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करके इधर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। व्हाट इज दैट, 2k लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे बनने वाला है आई कैप। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किस प्लेन में किस तरीके से रखा है, बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। अब उसने क्या किया, अगर सर मैं इसको ऐसे रखूं, इसको जैसे ये सेमी सर्कल है, इसका बस इतना सा ही पार्ट ले लो यहां से, मैंने कहा ठीक है। तो अगर आपने ऐसे रखा, देखो ये सेंटर है और इतनी सी आर्क ली, ठीक है, तो यार ये इसका एंड ए होगा, ये एंड बी होगा, और आपने इस पे पूरी पे चार्ज दिया होगा, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। तो इसका सारा फील्ड, छोटे छोटे एलिमेंट्स का सारा फील्ड इस पे एक्ट करेगा, उस सबसे ऐड होके नेट फील्ड इसके इधर जाएगा। बस हमें तो इस एंगल को चेक करना है, एंगल हो चुका है पाई बाय 2, यू विल गेट डायरेक्टली द क्वेश्चन। एंड यहां पे आने वाला है 2k लैम्डा अपॉन r इनटू साइन ऑफ, यानी लिखोगे पाई बाय 2, 2 पहले से है, पाई बाय 4, यानी आप लिखोगे 2k लैम्डा बाय r इनटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, यानी यू कैन राइट √2k लैम्डा बाय आर। आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली। आप देख लो आपके सामने है सारी सिचुएशन। अब इन रिजल्ट्स का यूज करके वो क्वेश्चन बनाने वाला है। आप बोलो सर मैं तो कंप्लीट सर्कल बनाऊंगा जी, इसका कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई जो 0 आ जाएगा। मतलब अगर आपने कंप्लीट सर्कल बना दिया तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। कंप्लीट सर्कल की वजह से सेंटर पे टोटल एंगल बनने वाला है 2 पाई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। यहीं पे पुट करके देख लो यार, इसी से बन जाएंगे सारी सिचुएशंस। तो चूंकि हम सेंटर के फील्ड की बात कर रहे हैं तो आर्क वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, हर सिचुएशन का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं ना यार, कम ऑन ले लेते हैं ना, उनको प्रैक्टिस करते हैं। जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने कहीं देखे होंगे, कहीं सॉल्व किए होंगे, अब उनको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखते हैं, लेट्स सी गाइस, उसने बोला कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें गिवन है, एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं, ठीक है। उसने बोला ओके लेट्स सी, उसने बोला ये वही है और मैंने इसको ऐसे कट कर रखा है along the x axis, along the y axis। उसने बोला इस पे चार्ज है, मैंने बोला ठीक है। उसने बोला इस पे भी चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। इस पे चार्ज है, मैंने बोला ठीक है। और इस पे चार्ज है, मैंने बोला बहुत सही है कि नहीं। ऐसे आप समझ लो, इस पे चार्ज डेंसिटी ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये सेम चार्ज डेंसिटी फिलहाल मैंने ले ली है, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये सेंटर है भाई, रेडियस तो सबकी सेम ही रहने वाली है ना बॉस। उसने बोला इसके सेंटर पे नेट फील्ड बताओ। तो यार जब सेंटर पे आप नेट फील्ड निकालोगे, आप खुद देखो, पहले आप क्या करने वाले हो, चूंकि यहां से यहां तक, अगर आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक और इस पूरी पे देखो आप, इस पूरी की पूरी पे एक ही जैसा चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सेम आने वाली है। तो यहां से यहां तक चार्ज डेंसिटी वो भी लैम्डा है, यहां से यहां तक चार्ज, मतलब मैंने इनको अलग अलग पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है तो इसका फील्ड किधर जाएगा, ऑब्वियसली इधर जाएगा। कितना अभी निकाला था, ये रहा देखो, ये रहा था √2k लैम्डा बाय r, ठीक है। इसका फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसके अपोजिट जो है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ठीक है। इसके अपोजिट यहां से यहां तक, a से b, b से c, c से d,
इतनी सी आर्क जो आपको नजर आ रही है ये भी सेम डेंसिटी की है और इसका फील्ड इधर जाएगा और वो भी होगा √2k लैम्डा बाई आर। आप देख सकते हो इन दोनों का फील्ड एक दूसरे को यहाँ पे इक्वल होने की वजह से और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर देगा, उनकी वजह से फील्ड एडजस्ट नहीं करेगा। दिख रहा है आपको। अब बचा कौन, ये वाला, इसका फील्ड इधर जाएगा कितना, √2k लैम्डा बाई आर। अब ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पे अपनी तरफ अट्रैक्शन लगाएगा और दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। तो नेट फील्ड सेंटर पे कितना आ गया, नेट फील्ड इसके सेंटर पे आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे 2 लैम्डा k लैम्डा बाई आर। आप चेक कर सकते हो 2 √2k लैम्डा बाई आर, क्योंकि एक इसका अट्रैक्टिव इसका रिपल्सिव बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल गेट एडेड। ओके, तो उससे आप नेट रिजल्ट निकाल सकते हो। बाकी ने कैंसिल कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, टेंशन नहीं है बॉस। ठीक है सर, और कोई एग्जांपल बता दो जल्दी से। चलो देख लेते हैं। लेट्स सी गाइस, इस तरीके का फिर से एक सिचुएशन दे दी गई है आपके पास और आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और इस पे जो चार्ज दिया है, यहां से यहां तक ये दिया है प्लस लैम्डा। ठीक है, इस पे चार्ज दे दिया है लैम्डा माइनस में। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे कि यार इस पे जो चार्ज दिया है, इस वाले पे, इस पे भी माइनस दिया है लेकिन 2 लैम्डा दिया है, तो बताओ सेंटर पे टोटल कितना होगा। तो आपको पता है यार, इस वाले पार्ट का फील्ड हमारा आता है ये, तो हमने सिंगल 1/4 जो पार्ट इसका क्वाड्रेंट आपको नजर आ रहा है, तो यहां से यहां तक पे नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको 1 मानो, आप इसको 2 मानो और इसको 3 मानो। ठीक है, तो इसका आ जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। आपको क्लियर हो रहा होगा बॉस। ठीक है, बहुत ज्यादा बातें आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं कॉन्सेप्ट पे, जिससे आपको मजा आ जाए। ठीक है, अच्छा सर, इसके अपोजिट भी तो है, लेकिन 2 लैम्डा है और ये भी नेगेटिव है, तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यस, अट्रैक्ट करेगा। देखो, तो इसका आएगा, जब आप लिखोगे इसका रिजल्ट √2, बस लैम्डा की जगह क्या लेना है, 2 लैम्डा लेना है, क्योंकि यार 2 लैम्डा डेंसिटी है, ओवर रेडियस उसकी सेम ही है। इस वाले का क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है, ये रिपेल इधर को करेगा, तो इसका जाएगा इधर, यानी वो पॉजिटिव डेंसिटी है, लैम्डा ही दे रखी है, तो दिस इज k लैम्डा √2k लैम्डा बाय r। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। फिर आप इन दोनों का रिजल्ट निकाल सकते हो यहां से, क्योंकि आप देख रहे हो इस पॉइंट पे जो फील्ड बचेगा दोस्तों, इस पॉइंट पे जो फील्ड बचेगा, एक तो इधर जा रहा है √2k लैम्डा बाई r और एक इधर जाएगा, 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो √2k लैम्डा बाई r ही बचेगा ना। इन दोनों के बीच का एंगल ले लो और नेट रिजल्ट अब इधर जा रहा है। आप देखो नेट रिजल्ट जा रहा है नेगेटिव y एक्सिस पे, तो नेगेटिव y एक्सिस पे आपका नेट रिजल्ट आएगा और दोनों की वैल्यूज आप निकाल सकते हो, उसमें कोई पंगे वाली बात नहीं है। ये एंगल 45 तो टोटल रहेगा 90। तो आप कैसे निकालोगे सर, रिजल्टेंट इसका स्क्वायर √2k लैम्डा बाई r, इसका स्क्वायर ले लेना और प्लस √2k लैम्डा बाई r, इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। जो भी आएगा वो आंसर होगा, डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस में चली जाएगी, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बहुत आसान होने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली आप सॉल्व करके आ सकते हैं। डरने का नहीं बॉस, अब डराने का बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना है। ओके यार, बात कर ले एक नया कॉन्सेप्ट और, जिसमें एक्सटेंडेड बॉडीज होती है, मतलब जिनके पास एक लेंथ होती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैं बात कर सकता हूँ। मतलब एक रॉड आप ले लो, उस पर चार्ज दे दो, दैट रॉड मे बी डेफिनेट ऑफ लेंथ, दैट मे बी इनडेफिनेट लेंथ, दैट मे बी की सेमी इनफाइनिटी लॉन्ग रॉड वो हो सकती है। इस तरीके की सिचुएशन आपके पास आ सकती है, तो जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। तो हियर वी गो। एक ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई में पूछा भी जा चुका है, इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसने बोला यार एक डेफिनेट लेंथ की है, ड्यू टू डेफिनेट लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, तो ये जो लेंथ की रॉड है, ये एंड ए एस का, लेट्स सी ये एंड बी एस का, तो इसकी रॉड की जो लेंथ है वो मैंने एल मान ली है और इस पे जो चार्ज दिया गया उसको क्यू गया है। हाउ यू कैन सोल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉडीज का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि इनका एक छोटा सा एलिमेंट आप कहीं पे कट करते हो, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। लेट्स सी इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो dx है, तो उस पे चार्ज होगा dq, और उसकी वजह से जहां से भी आप इसको इमेजिन करोगे, सपोज करो आप इसके सेंटर से इमेजिन कर रहे हो या एंड से इमेजिन कर रहे हो, आपकी मर्जी है, लिमिट उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी वजह से इस पॉइंट पे देखो, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है ये एक्सियल एक्सिस है, क्योंकि इसी की एक्सिस से पास हो रहा है, और इस बी एंड से लेट्स सी जो डिस्टेंस आपने यहाँ कंसीडर करी है, बी एंड से डिस्टेंस है x, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो निकल के आएगा kq बाई, अदरवाइज छोटे से एलिमेंट की वजह से आप वही सेम फंडा आप यूज कर सकते हो, k dq अपॉन r स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dq बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
डेंसिटी। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे, पूरा इंटीग्रेट करेंगे x से लेके x प्लस एल तक। अगर आप इसको देखना चाहते हो, इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, dq निकाल सकते हो और x से x प्लस एल तक आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो लिमिट जाएगी इसकी टोटल। तो फाइनल रिजल्ट बेसिकली आपके ये आ जाएगा और फाइनल रिजल्ट ये आपको जरूरी है। तो अगर किसी डेफिनेट लेंथ की रॉड की एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट होगा, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, तो kq ओवर x डिस्टेंस फ्रॉम द एंड, दिस एंड जिस एंड पे पॉइंट रखा है उसी एंड से डिस्टेंस x लेनी है, x प्लस एल। x की वैल्यू गिवन होगी, या तो लेंथ के इक्वल दे देगा, डबल दे देगा, हाफ दे देगा, पुट करेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपके जेईई के एग्जाम में पूछा गया था, अगर इफ x इक्वल टू एल होगा तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, kq ओवर आ जाएगा l यहाँ पे यानी 2l स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल लिया तो आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे फोर्स भी निकाल सकते हो। अगर एक कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे हम रख दें और इसका चार्ज कैपिटल Q ले लो तो उस पर फोर्स भी निकाला जा सकता है। और अगर आपसे आप फोर्स पूछेगा दोस्तों, तो फोर्स आपको पता है QE होता है, और लेट्स उस पर चार्ज Q रखा है, यहाँ पे कोई चार्ज आपने, तो Q इंटू KQ ओवर 2L स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर बन सकता है। सिमिलरली आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, आगे हम डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बट इतनी चीजें आप ध्यान से रखें। यार सर, अगर वो जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वो रॉड के सेंटर से एक्सियल एक्सिस पे रखा, वाई एक्सिस पे रखा है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे, देखो इसकी एक्सिस तो ये है, तो यहां से 90 डिग्री आप शिफ्ट कर गए, ठीक है, 90 डिग्री आप शिफ्ट कर गए और यहां पे आपने रख दिया, सपोज करो इस डायरेक्शन में, देखो वाई एक्सिस पे रख दिया, ना कि एक्सियल ही रखा, इक्वेटोरियल ही रख दिया आपने, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे यू कैन से। तो ये डिस्टेंस मैंने इसके सेंटर से, रॉड के सेंटर से y मान लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों निकल के आएगा 2kq ओवर y अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, वेयर y इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यू जस्ट रिमेंबर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम कहां से, सेंटर ऑफ रॉड। बस ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूले की प्रैक्टिस करके जानी है, y की वैल्यू चेंज करता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाएगा, रिजल्ट याद रखेंगे तो बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। सर पूरा कैसे सॉल्व करें, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैंने बता दिया, एलिमेंटल स्टेप कट करो, उसकी वजह से निकाल लेना, पूरा सॉल्व हो जाएगा, वो एक प्रोसेस होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब अगर उसने बोला कि यार वो ड्यू टू द इनफाइनाइट रॉड, अगर वो रॉड एक इन्फिनिटी लेंथ की है तो क्या करने वाले हैं, ये तो एक डेफिनेट लेंथ की थी, जस्ट लाइक ये मार्कर है, ये लेंथ एल है इसकी, यहाँ पे मैं पूछ बैठू या यहाँ पे पूछ बैठू, ठीक है। अब उसने बोला कि उसके दोनों एंड है, एंड ए ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, एंड बी ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। वैसे तो उनकी क्वेश्चन करने के लिए डेरिवेशन करने के बाद दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, साइन और कॉस के टर्म्स में, ठीक है, बट वहां पे उनका यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट का हम यूज कर रहे हैं। अगर इन्फिनिटी रोड है, वैसे रिजल्ट याद रखो, लैंग्वेज याद रखो, तो उसके सेंटर से किसी पॉइंट पर आप देखो ध्यान से, इस तरीके की सिचुएशन बना के देगा आपको, तो उसके जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सेंटर वहां पे एक पॉइंट लेगा P, उसमें बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा 2k लैम्डा बाई r, याद रखना इन्फिनिटी लेंथ होनी चाहिए। और अगर दोस्तों इस पॉइंट को किसी एंड पे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, और सेमी, आप देखो फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड की बात करूं, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ सर, एक एंड यहाँ डेफिनेट होगा, एक एंड इनडेफिनेटली कहीं जा रहा होगा, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो रॉड यहाँ से स्टार्ट हुई और इन्फिनिटी तक जा रही है, तो अगर इसके जस्ट सामने एक पॉइंट में ले लूं, पॉइंट पे, और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो उस पे दो फील्ड आते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, वो दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट चूंकि 90 डिग्री बनेगा, इधर जाएगा और रिजल्टेंट हमेशा आएगा अंडर रूट 2k लैम्डा बाई r, कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, यू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट। ये मैंने बता दिया कि क्या क्या पॉइंट कैसे याद करने हैं, डेफिनेट लेंथ, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, इन्फिनिटी रॉड डायरेक्ट आप देख सकते हो, और सेमी इनफाइनाइट जो रोड आपके पास बनेगी यहाँ पे वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन अगर आई तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, कर लेते हैं नेक्स्ट बात, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते रहे, इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां से पूछ लिए जाते हैं, कुछ रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन लार्ज चार्ज्ड शीट, मतलब एक थिन नॉन कंडक्टिंग शीट की आपने बात की होगी, जो इन्फिनिटली लॉन्ग होती है, यू नो, ओके। एक आपने यहाँ पे जो सीट यूज करी है दोस्तों, वो है थिन लार्ज चार्ज्ड सीट, और इसको हम नॉन कंडक्टिंग सीट बोलते हैं, मतलब बहुत थिन होती है ये। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके पास आएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है, थिन सीट है ये, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो इसको जब हम चार्ज देंगे तो उसकी ओवर द सरफेस स्प्रेड आउट हो जाता है, जिसका फील्ड इसके सामने साइड और इसके बैक साइड में, दोनों साइड में जाने वाला है, और ये नॉन कंडक्टिंग टाइप की मानी जाती है। अगर आप इस सीट को, जब भी वो बात करेगा थिन या वेरी लार्ज
चार्ज शीट वेरी लॉन्ग, जो यहाँ पे चार्ज शीट बनती है उसकी सीट की अगर बात करेंगे, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके आसपास के किसी भी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, चार्ज डेंसिटी देख लेना कितनी देखिए, सिग्मा है तो उसका हाफ लेना और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देना। और अगर इस पे चार्ज नेगेटिव होता है समथिंग लाइक दैट, और ये थिन शीट होनी चाहिए, वेरी लास्ट थिन शीट होनी चाहिए, बात का आप ख्याल रखेंगे। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है लेट्स से 2 सिग्मा, तो इसके पास के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा पॉइंट चार्ज को, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका हाफ आएगा सिग्मा का, 2 सिग्मा तो पहले से उसको हाफ करो, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे तो भी सॉल्व कर लिए जाएंगे, क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो यार सर ऐसी बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसी बात कर रहा है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगर थिक शीट हुई, लेट्स सी एक शीट आपने थिक शीट की बात कर ली यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप थिक शीट की बात करेंगे, इस पे आप चार्ज देंगे, और अगर इस पे आप चार्ज देंगे, थिक शीट एक कंडक्टिंग शीट की तरह काम करती है, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा। तो इस शीट को, थिक शीट को जब भी कभी, है ना, थिक शीट की आप बात जब करेंगे, जब भी कोई चार्ज डेंसिटी दी जाती है तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से किसी भी पास वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो एज इट इज सिग्मा जो भी होगा वो ही बनेगा। कोई भी किसी भी टाइप का सरफेस होगा उसके पास वाले किसी भी, जस्ट पास वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यही होने वाला है कंडक्टर के केस में। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, सेफ साइज उसका कुछ भी हो, जस्ट पास की बात अगर आप करोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप ध्यान रखेंगे। थिक बार थिन पे क्वेश्चन आते हैं, दैट्स व्हाई आपने बहुत केयरफुली इसको करना है यूज, और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। आईआईटी में क्वेश्चन आया था जो 2 बार ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। आई मीन उसी टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूँ। उसने बोला एक सीट ये है मेरे पास, एक ये है और एक ये है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और कुछ इस तरीके की सिचुएशन उसने दी, ये एक्स और जेड प्लेन है, एक्स और जेड प्लेन है, इसको सिग्मा दी, इसको माइनस सिग्मा दी, इसको -2 सिग्मा दी, समथिंग लाइक दैट। उसने बोला कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये थिन शीट है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3, 3 शीटों को इस तरीके से रख दिया 1 2 3, है ना। अब इसके इंटरनल किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट P में यहाँ पे ले लो, इनके बीच में देखो 2 और 3 के बीच में, यहाँ पूछा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया भाई, जब भी आप थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट यहां शीट से कितनी दूर है उस पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, पास रखो दूर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड अपॉन द चार्ज डेंसिटी। थिन शीट के केस में जो भी चार्ज डेंसिटी गिवन हो उसका हाफ आपने करके यूज कर लेना है। अब आप समझ गए होंगे। अब देखो जब आप पहली वाली शीट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस पे कैसा चार्ज है, प्लस सिग्मा, तो प्लस सिग्मा का मतलब यहां से यहां ये कितनी दूर है कितनी पास है कोई मतलब नहीं है, बस ये देखो प्लस सिग्मा है तो इसका फील्ड अवे जाएगा, मींस ये इसको रिपेल करेगी पॉइंट को, इसका फील्ड नीचे को आएगा E1, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। दूसरा सर ये है नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है, इस ये अट्रैक्ट करेगा इसका ऊपर को जाएगा, व्हाट इज दैट, दिस इज E2, और ये भी नेगेटिव है तो ये नीचे वाली जो प्लेट है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी इसका आ जाएगा इधर, यानी पॉइंट P पे 3 फील्ड है, 2 नीचे 1 ऊपर, तो जो ऊपर है E2, ठीक है, E2 है प्लस J डायरेक्शन में आप देख सकते हो, और बाकी नीचे है यानी प्लस E1 जो है माइनस J डायरेक्शन में, एज वेल एज दोस्तों जो E3 है वो भी है माइनस J डायरेक्शन में, J डायरेक्शन नो Z, X Z प्लेन है तो Z का अपोजिट है ये, so this is k cap, this is k cap and this is k cap, no problem, ठीक है। तो मतलब अकॉर्डिंगली प्लेन चेंज कर सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब देखो सेकंड वाली शीट का फील्ड देखते हैं, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सेकंड पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ओके। अब सिग्मा है जो माइनस है वो तो डायरेक्शन में यूज हो चुका है, सिग्मा मतलब उसका हाफ लेना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट k cap, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस E1 कितना है, E1 पे भी सिग्मा है उसका भी हाफ लेना है, तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू k cap, यहाँ पे माइनस आ रहा है, E3 पे 2 सिग्मा है तो उसका हाफ सिग्मा होगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू k cap, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। एंड सिग्मा बाय, अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं और k cap कॉमन ले लूं तो अंदर बच रहा है आपका हाफ, और ये भी बच रहा है ओ, ये तो कैंसिल हो रहा है पूरा, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, पूरा सॉल्व कैसे करें हम इसको, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। तो बचा आपके पास P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट k cap,
एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आप फोकस करेंगे, जीमेल में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांस बने रहते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक सीट ये अभी है ना यहाँ पे रखी है, एक सीट और रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सीट और रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक सीट यहाँ पे और रख देते हैं। इनके बीच में कहीं एक पॉइंट ए ले लो, सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा माइनस इसको आप ऐसे समझो माइनस सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2। तो बताओ इस पे नेट फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड कर देना, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पे पूछेगा तो बस ये देखना उस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी हाफ हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, हाफ लेनी होती है डायरेक्ट करने के लिए, रिजल्ट नहीं याद रखना बस, है ना। तो आपने कंसेप्ट याद रखना है, जो भी सिग्मा दे रखी है थिन शीट होनी चाहिए सारी, उस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस को बनाया गया, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया। ओके दोस्तों, ओके अब मैं बात कर लेता हूं यार एक हैवी स्फेरिकल सरफेस की वजह से सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यानी एक स्फीयर को आपने चार्ज दिया, सारा सरफेस का चार्ज उसका आपको दिख रहा होगा, तो सेंटर में हेमिस्फीयर है, ये ध्यान रखना। तो उसको सॉल्व करने के बाद, डिराइव करने के बाद एक रिजल्ट आपको मिलेगा सिग्मा बाय 4πε0, याद रख लेना, डायरेक्ट पूछे जाने के चांस है। अगर हैवी स्फेरिकल सरफेस की वजह से चार्ज नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे सेंटर पे, तो ये रिजल्ट याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट कर रहा हूं तो फ्लक्स कितना पास होगा, और फ्लक्स निकालने का तरीका आपको पता ही है, ई ए कॉस ऑफ थीटा, उसका फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। ई इज द प्रोजेक्टेड एरिया, ये आप ले लेंगे, ई आप निकाल चुके होंगे, पुट कर देना। थीटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर को रहेगा, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही रहेगी, तो यहाँ पे थीटा आप 0 डिग्री ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, आप बढ़िया से उनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके आईआईटी फाइटर्स, अब बात कर लेते हैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर जल्दी से। वैसे तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। वैसे भी इस वीडियो में मैंने आपकी बहुत बेसिक से जो डेफिनेशंस थी उनकी बातें नहीं करी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप उनको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बेसिक कांसेप्ट था, ठीक है, तो हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट जहां से क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं उनकी डिस्कशन यहाँ पे करी है। तो एक कांसेप्ट यहाँ पे आया, कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यार देखा गया है कि आईआईटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनाए गए हैं, पूछे गए हैं, और इजी कैटेगरी भी होती है, थोड़े अच्छे कैटेगरी क्वेश्चंस भी होती है। तो फ्लक्स में बहुत सारे क्वेश्चन अल्टीमेटली पूछे गए हैं। तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब आपको पता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर सरफेस एरिया। तो कितनी फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, उसको फ्लक्स का नाम दिया गया है। फ्लक्स इज जस्ट अ क्वांटिटी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की। कैसे सर, ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो ये मैंने एक एरिया यहाँ पे बना लिया है, और इस एरिया को अगर मैं किसी लाइंस में रख दूं तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो कुछ लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं, और आप देख सकते हो कुछ लाइंस इसके बाहर से पास हो रही है, ठीक है, ऐसे समझो आप, ठीक है। ये जो लाइंस है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, अगर इसको आप देखो, ये एरिया से पास नहीं हो रही है, इसके एरिया को क्रॉस नहीं कर रही है। तो आउट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, व्हाटएवर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज देयर, दे आर गिवन, व्हाटएवर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर गिवन, ये आप ध्यान रखेंगे, उनमें से कितनी इस एरिया को क्रॉस करके जा रही है, उन्हीं को फ्लक्स का नाम दिया गया। इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो से पास नहीं हो पा रही है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बट जो उस एरिया को क्रॉस कर पा रहे हैं, किसी भी एंगल पे करे, किसी भी टाइप के करे, बस एरिया को क्रॉस करनी चाहिए, उसको फ्लक्स का नाम दिया गया है। अगर दोस्तों कुछ ऐसा हो जाए कि यार सर ये जो सरफेस एरिया है, अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कुछ इस तरीके से, और जो फील्ड लाइंस है वो इधर को पास होके जा रही है, मैंने बोला ठीक है, इधर से मतलब कहीं से आ रही है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर आप ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर इधर को है, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को है। जब भी कभी दोस्तों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया जिधर को जा रही है, आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरीके का एरिया, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रख दूंगा तो इसका जो फेस एरिया है वो इधर को जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द एरिया इधर को रहेगी, ठीक है। तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 माना जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स पास होगा वो होगा E into A, एंड दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्स कि जो यहाँ से पास हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में हो जाए। थोड़ा सा बेसिक सा कांसेप्ट है, जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अगर किसी एंगल पे सर पास हो जाए तो क्या करेंगे? यार देखो, अगर इस डिस्क को, ये डिस्क नजर आ रही है, कुछ भी जो आप सरफेस इमेजिन करिए, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं, ऐसे इंक्लाइंड कर दूं, देखो थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूं, और फील्ड लाइंस अभी भी इधर को ही जा रही है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही है,
आप समझ रहे, फील्ड लाइंस इधर ही है, लेकिन ऐसे करने से मतलब आप समझो बात को, पहले मेरा हाथ ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया तो उसका सरफेस की डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन इधर चली गई, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो इधर नहीं चला जाएगा। तो एरिया वेक्टर और के बीच में जब कुछ एंगल बन जाता है, वी हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो व्हाट इज दैट, cos कंपोनेंट आएगा, तो फ्लक्स बन जाता है E A cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये एंगल बन जाता है। बस इतना तो आप याद रख ही सकते हैं ना, टेंशन नहीं है यार, ठीक है। अब ये यूज होगा फॉर यूनिफॉर्म टाइप ऑफ फील्ड, है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की अगर वो बात कर रहा है, तो फ्लक्स को निकालने के लिए आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, E डॉट dA, यानी आपको लिखना पड़ेगा E dA cos ऑफ थीटा, है ना। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। फ्लक्स की जब भी हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। एरिया आप हमेशा जब यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर शेप के लिए, बॉडी के शेप के लिए, तो जो एरिया रहेगा वो प्रोजेक्टेड लेना है, प्रोजेक्टेड एरिया काउंट होगा। ध्यान से समझना, कुछ एग्जांपल्स देके आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर गॉस थ्योरम की मैं बात करूं, गॉस थ्योरम कैसे बोलती है, वो बोलती है कि गॉस थ्योरम के लिए अगर आप फ्लक्स देखना चाहते हो तो वो जो चार्ज है वो ड्यू टू एनी ये होगा, यानी फ्लक्स जो होगा अकॉर्डिंग टू फ्लक्स इज ड्यू टू क्लोज्ड चार्ज, ये होगा क्लोज्ड चार्ज की वजह से, क्लोज्ड चार्ज की वजह से होने वाला है। सब कैसे कैसे मतलब क्या कहना चाह रहे हो, वो ये कहना चाह रहा है अगर कहीं पे कोई चार्ज रखा है तो पहले उसको बंद करना पड़ेगा, क्लोज्ड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से जो फील्ड निकलेगा वो सरफेस से पास होगा, और इस सरफेस से पास होगा तो जो बाहर फील्ड यहाँ से निकल के जा रहा होगा तो ये माना जाएगा कि ये जो फील्ड यहाँ से जनरेट हो रहा है और बाहर निकल रहा है ये किसी क्लोज चार्ज की वजह से आ रहा है, और इसका मतलब ये सारा फ्लक्स इस सरफेस से बाहर निकल रहा होगा, उसको फ्लक्स का नाम दिया गया जीटी के अकॉर्डिंग। एंड दैट फ्लक्स वी कैन कैलकुलेट बाय इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला यूज करेंगे। इसमें बहुत क्वेश्चन आईआईटी में आ चुके हैं, छोटा सा लेकिन बहुत छोटा सा है, आप बहुत सारे बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्वेश्चन देख के जाएंगे तो हो जाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। ये तभी यूज करना है जब चार्ज की बात करेगा। अगर चार्ज नहीं दे रखा है तो या तो चार्ज निकालो आप इस फंडे का यूज करके, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट दे रखा है तो उसका यूज कर लेना, चार्ज डायरेक्ट दे रखा है तो उसका यूज कर लेना। तो पहले इनक्लोज्ड चार्ज निकालना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गॉस थ्योरम का आप तभी यूज कर सकते हैं when the charge is closed, नहीं है तो you have to close the charge first of all, then find the charge inside that particular surface and that surface is called as दोस्तों Gaussian surface, ओके उसी को नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस। इतनी बातें आपके दिलो दिमाग में पहले से क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो मेन पॉइंट है कि सर मतलब प्रोजेक्टेड एरिया को देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आपने पढ़ा होगा एक एग्जांपल, आपने एक सिलेंडर लिया, आपने देखो सिलेंड्रिकल एक सरफेस लिया, ठीक है, और इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, समझ रहे हो आप। तो यार आप देखो यहाँ से फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही होंगी और वो फील्ड लाइंस इससे बाहर भी निकल रही होंगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसका ये जो सरफेस एरिया डायरेक्शन होगी ये अपवर्ड होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो इस वाले फेस की इधर होगी तो ये इधर होगी, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है, इस वाले एरिया की डायरेक्शन तो इधर ही है और फील्ड भी इधर ही जा रहा है ना। तो इस वाले सरफेस से फील्ड आउट हो रहा है तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा यहाँ पे फ्लक्स आउट माना जाएगा, और फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में है तो ये होगा यानी पॉजिटिव। यानी जब किसी कंडक्टिंग सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलता है तो उसको पॉजिटिव लेना है, लेकिन यहाँ पे फील्ड अंदर कर रहा है और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, और आपको पता है E cos 180 -1, तो अंदर एंटर करेगा जब भी फील्ड तो हमेशा फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखेंगे। एंट्री लेते हुए फ्लक्स नेगेटिव, आउट होते हुए फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इस बात का ख्याल रखना। और आप वैसे भी आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर को निकलती है यानी आउट हो रहा है फ्लक्स, और नेगेटिव लाइंस में चार्ज जो होगा, नेगेटिव जो चार्ज होता है उसमें फील्ड एंटर करता है, उसमें फील्ड लाइंस एंटर कर रही होगी, मतलब वो नेगेटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब जितना इसमें एंटर कर रहा है अगर उतना बाहर निकल रहा है मतलब टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0। इस बात की आप इसमें ख्याल रखने वाले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टोटल पासिंग फ्लक्स कि उस सरफेस से पासिंग फ्लक्स कितना है, तो पासिंग फ्लक्स सेम ही होता है, एंट्री पे भी आउट पे भी, मतलब यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ इन सरफेस पे जो होगा और उसमें आउट जो हो रहा होगा, फ्लक्स जो आउट हो रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड ही लेना, दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर आप देखो यहाँ से जब बाहर निकल रहा है तो प्लस ई है, यहाँ से एंटर कर रहा है तो माइनस ई है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो तो ये ही आएगा ना, तो टोटल फ्लक्स आपका 0 होने वाला है। तो सरफेस टू सरफेस डिपेंड करेगा कि सरफेस से कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल अगर इसी सिलेंडर को मैं ऐसे लिख दूं, ये एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा फंडा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, उसने बोला कि ठीक है भाई ये एक सरफेस है हमारे पास और हमने यहाँ से फील्ड पास कराया ऐसे, ठीक है, ऐसे फील्ड पास करा दिया है, ठीक है, ऐसे फील्ड पास करा दिया है, तो आप देख सकते हो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ये रहा
और एक ये रहा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, जितना फील्ड यहां से एंटर करेगा, यानी ये इनफ्लक्स है और ये आउटफ्लक्स है। अगर आप देखो इस एरिया की डायरेक्शन तो ऊपर को है, फील्ड इधर को है, 90 होगा, cos 90 जीरो हो जाता है, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। इसकी एरिया डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये फ्लक्स इधर को जा रहा है, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। अब बचा क्या, ये देखो आप इससे जो एंट्री ले रहा है, क्योंकि ये सिलेंडर 2D में आपने बनाया है, सिलेंडर जब आप रखोगे तो आपको ये लाइन नजर आ रही है, लेकिन ये कुछ ऐसे होगा, जैसे आप अपना हाथ देखो, इस हाथ का रेक्टेंगल मानना है अपने, रेक्टेंगल मतलब ये ऐसे रखा होगा, आपको ये लाइन नजर आ रही है। तो जब आप सामने से प्रोजेक्टेड एरिया देखो, रेक्टेंगल का एरिया लेना है, मतलब आपसे पूछेगा बताओ इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो जीरो हो रहा है, लेकिन पासिंग फ्लक्स कितना है, एंट्री कितनी ले रहा है, या आउटसाइड कितना आ रहा है, या इसके ये जो कर्व्ड सरफेस है उससे कितना पास हो रहा है। तो भाई मैंने आपको बताया एंट्री का निकाल लो या आउट का निकाल लो, लेकिन एरिया कौन सा लेना है, प्रोजेक्टेड। ये प्रोजेक्टेड एरिया कैसे मिलेगा, इसका डायमीटर वाला ये, मतलब आप ऐसे इमेजिन करना, यहीं पे बता देता हूं, देखो ठीक है, यहीं पे आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट एरिया निकालने के लिए इस तरीके से कटिंग करोगे, ठीक है, और इस तरह की कटिंग करोगे, और ये आपका देखो डायमीटर बनेगा 2r, और ये इसकी जो सिलेंडर की लेंथ होगी l, और ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब, अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है और उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, अगर वो निकालना पड़े तो यू हैव टू टेक द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द सिलेंडर एंड डाया ऑफ द सिलेंडर, और ये एरिया आपने लेना है, और ये एरिया आपका आ जाएगा l into 2r। तो कितना फ्लक्स पास होगा, E into A आ गया 2rl। So this is the passing flux through this cylinder. You have to take this projected area. क्वेश्चन अगर आएंगे तो बस फोकस करना आपने प्रोजेक्टेड एरिया पे, ध्यान रखने वाली बात, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से। अच्छा सर और कुछ, अगर आप हेमिस्फेरिकल सरफेस ले लो दोस्तों, देखो तो ये तो इसका क्रॉस सेक्शनल है देखो, और ये इसका कर्व्ड सरफेस है। अगर आपसे बोले कर्व्ड सरफेस का बताओ, तो आपको पता है कर्व्ड सरफेस का एरिया आपको निकालना पड़ेगा, तो उससे हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। तो एक स्फीयर हमने अगर सामने रख दिया, तो एक बिल्कुल कर्व्ड प्रोजेक्टेड एरिया उसका नजर आएगा, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। तो यहां से जो पास होगा वही आप निकाल चुके हो, क्योंकि यहां से इन हो रहा होगा और यहां से आपका फ्लक्स आउट हो रहा होगा। तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो हमेशा याद रखेंगे आप, पाई आर स्क्वायर होगा। तो फ्लक्स आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ई। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना के आ सकते हो। तो जो भी हेमिस्फीयर रहेगा उसका प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर लेना है, इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप सिचुएशन हैंडल करेंगे। अगर इस पे टाइप पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में बहुत आए हैं, आप जाके चेक करो, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लेट्स से गाइस, उसने एक इस टाइप का क्वेश्चन डिजाइन किया कि एक सरफेस है और उसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं। इसे ऐसे ऐसे बोल देगा कि भाई एक रॉड है, ठीक है, जैसे एक आईटी में क्वेश्चन पूछा था, इस पे कुछ चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से इस पे क्यू चार्ज है, उसकी कुछ लेंथ दे रखी है, तो इतनी सी लेंथ केवल इस सरफेस के अंदर है, इसको नाम दिया गया गॉसियन सरफेस। तो इस लेंथ का ही चार्ज लेंगे, इस पूरी का चार्ज नहीं लेंगे, तो पूरी इसका चार्ज कुछ Q1 मान लेंगे, और इसमें पहले से कुछ चार्ज Q2 होगा, फिर इधर कुछ Q3 होगा, और इसकी एक कुछ पार्ट और ले लेंगे, कोई जैसे डिस्क रख दिया, डिस्क पे टोटल चार्ज है, तो डिस्क का कितना पार्ट अंदर है उसी पे, क्योंकि हमने बोला था केवल इनक्लोज्ड चार्ज काउंट होगा, तो इतनी सी डिस्क पे जो चार्ज होगा वही काउंट लिया जाएगा, लेट्स से Q4। तो इस सरफेस से, जो सरफेस आपको दिख रहा है गॉसियन सरफेस रेक्टेंगल सा, टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, यू हैव टू ऐड देम, क्योंकि चार्ज डायरेक्टली गिवन है, जो भी होगा Q1 plus Q2 plus Q3 and so on divided by epsilon naught। You can use this concept to solve the numerical problem। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आराम से आप क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। ओके आईटी फाइटर से बात कर लेता हूं यार, अपने लास्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो डायपोल का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां से भी प्यारे प्यारे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेने का बॉस, आराम से आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएं, क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है इस पूरे चैप्टर से दो क्वेश्चंस आने वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं अगर आप कैपेसिटर को इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपने सीखना है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो यार बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, वैसे तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मेन जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, कितने टाइप के कंसेप्ट इसमें यूज करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बॉस हम उन पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपने फंडामेंटल से क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्यों मैं यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल इज जस्ट लाइक कैपेसिटी टू डू वर्क, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो मतलब आप, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूँ, आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ सकते हो, दिस इज योर कैपेसिटी टू डूइंग वर्क।
तो उसने ये बोला, पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन किया गया था कि इन्फिनिटी पे अगर कोई +1 कूलम अगर चार्ज वहां पे रखा हुआ है या टेस्ट चार्ज की हम बात करते हैं जैसे कि, तो हम उसका अमाउंट 1 कूलम के इक्वल लेके जा रहे हैं। अगर हम इन्फिनिटी तो उसको उठा के किसी फील्ड में लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी रीजन में प्लेस करते हैं, तो जो हमें वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द फील्ड, तो वो एक पोटेंशियल को डिफाइन करता है। मतलब पोटेंशियल कैन बी रिटन है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक आप जो चार्ज लेके आ रहे हो दैट इज Q नॉट। लेट्स सी ये टेस्ट चार्ज आप यहाँ पे मान के चल सकते हो, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने नाम दिया है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से मान सकते हो, ठीक है। ये तो है इन्फिनिटी की बात, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल होने वाला है वो 0 होने वाला है, ठीक है। ये हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। अब जो मेन कंसेप्ट है इसका, मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आप यूज करेंगे, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन तो ये रही है आपके पास कि यार सर अगर किसी फील्ड में आप किसी एक पॉइंट से किसी पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ, ना कि वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। पहले ऑलरेडी आपने ए पे रख दिया, बी पे रख दिया, तो लेट्स से क्यू नॉट चार्ज यहाँ रखा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं एग्जामिनेशन में, आपके जेईई एग्जाम में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सॉल्व करके आ सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दूंगा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। उसने बोला ए पॉइंट से बी पे शिफ्ट करना है, ए पॉइंट से बी पे लेके जाना है, तो आप ए से बी लेके जा रहे हो, तो यू हैव टू डू सम वर्क, you know, from shifting this charge from this point to this point. So let's see, electric potential is defined as, let's see यहाँ पे पोटेंशियल है उसका VA और इस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल है VB, ऐसे आप समझो, ठीक है। तो ए से बी पे लेके जा रहे हो आप, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। जैसे यहाँ से अगर डेफिनेशन में यूज करूं, ये जो पोटेंशियल मैंने यहाँ लिखा है बेसिकली, ये इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। मतलब ये होता है डेल्टा V एंड यू हैव टू टेक फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P ओवर द टेस्ट चार्ज। आप ले सकते हो यूनिट अमाउंट का जो टेस्ट चार्ज है उसको ले सकते हो, और इसका मतलब होता है जो पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट एंड पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। यू हैव टू टेक दिस समथिंग लाइक दैट। पहले आप उसका बेसिक देख लो जल्दी से, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल एंटर कर जाए बढ़िया से। इन्फिनिटी पे 0 है, इसलिए पॉइंट P का पोटेंशियल हम डायरेक्ट W बाय Q नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे। तो अब आप A से B जा रहे हो, तो B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल कैन बी रिटन एज वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम A टू B, और डिवाइड बाय किसको लेके जा रहे हो, Q नॉट। तो भाई यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये अगर किसी रीजन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपसे पूछेगा बताओ कितना वर्क करना पड़ा A से B तक ले जाने के लिए, तो उसको इधर मल्टीप्लाई करो एंड यू कैन यूज दिस मेथड टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। आप एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि हम पोटेंशियल मेथड पढ़ रहे हैं इसलिए हम पोटेंशियल मेथड की ही बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट और इजीली यू कैन सॉल्व। और दोस्तों पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की यहाँ कोई बात ही नहीं होगी। मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, और ऑब्वियसली 0 है तो 0 होगा, है ना। आप डायरेक्ट बहुत सारे चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो ऐड करके उनको डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन तो है नहीं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब भी कभी शिफ्टिंग और चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वर्क डन का, कि बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट से लेके जा रहे हो उसका पोटेंशियल निकाल लेना, और जहां तक लेके जा रहे हो उसका पोटेंशियल निकाल लेना, और जिसको लेके जा रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर देना। यू हैव टू टेक दिस कॉन्सेप्ट और आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। अब यार रही बात, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से सर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज की आप बात करते हैं, एक ऐसा चार्ज जिसका साइज नेग्लिजिबल होता है। तो अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा है पॉइंट चार्ज, उससे दूर किसी आर डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट P पे अगर पोटेंशियल निकालोगे तो ये आएगा K इंटू पॉइंट चार्ज ओवर उसकी डिस्टेंस, ध्यान देना। एंड जो साइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के साइन पर डिपेंड करेगा। प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस के साथ पुट करेंगे। इस बात का आप ख्याल रखना। मे बी पॉजिटिव मींस मे बी नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, यू हैव टू रिमेंबर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो इस पे आएगा। एग्जांपल देखके मैं आपको बताता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और इसमें एक पॉइंट दिया है A और एक पॉइंट दिया है B। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करूंगा बट बता दूंगा, आ जाएगा, टेंशन नहीं है। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, समझना, डिक्रीजेस।
लेकिन जैसे ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, फील्ड के अपोजिट जाने पर, यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो तो पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज करता है, पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज करता है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लूं, ठीक है, और इसका फील्ड रिप्रेजेंट करूं, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलता है, फील्ड लाइंस बाहर को जाती हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो फील्ड लाइंस तो इधर को जा रही है, ठीक है, अगर आप ए से पॉइंट से चल के बी पे चले जाओ तो आप भी फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो बी का जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे ए का जो पोटेंशियल होगा, इनमें क्या डिफरेंस होगा। देखो मैंने बताया जब आप ए से बी की तरफ जाओगे तो बी पे पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे पीछे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पीछे, उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होने वाला है। बस ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी में भी काफी क्वेश्चन, ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक कंसेप्ट है, ये याद होनी चाहिए बिल्कुल क्लियरली, क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। मतलब सर अगर मैं पास आ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर को देखो और मैं आ रहा हूं इधर को, ठीक है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि आपके ऊपर जैसे जैसे चार्ज आप इस चार्ज के पास में लेके आओगे, इसके फील्ड के पास में लेके आओगे, आपके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो इंक्रीज करता जाएगा, तो आपको मोर वर्क करना पड़ेगा उसके पास आने के लिए। मतलब देखो ना सीधी सी बात है यार, अगर आप यहाँ कोई चार्ज रखोगे तो रिपेल करेगा ना उसको, अगर उसके पास लेके आओगे और रिपेल करोगे, इसके पास लेके आओगे, जितने पास लेके आओगे उतना रिपल्शन बढ़ता जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है, उतना रिपल्शन बढ़ेगा, तो आपको उतना वर्क करना पड़ेगा, तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, आपकी ताकत जो है वो बढ़नी पड़ेगी, आपको बढ़ानी पड़ेगी उसके अगेंस्ट काम करने के लिए। लॉजिक ये होता है, बस सिर्फ सिस्टम ऐसे याद रखो आप, ठीक है, ओके। अब मैं इसके डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा था, वो जल्दी से आपको बताता हूँ, आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एक सिस्टम दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज दे रखा है, पॉइंट चार्ज, उसने बोला एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है और एक यहाँ रखा है, ठीक है, और सेंटर पे इसके क्यू नोट चार्ज है और सेंटर से इसको इन्फिनिटी पे लेके जाओ, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आपने क्या करना है, कहां से लेके जा रहे हो, सेंटर से, कहां लेके जा रहे हो, इन्फिनिटी, तो क्या है फंडा, किसको लेके जा रहे हो, क्यू नोट, फॉर्मूला होता है जहां लेके जा रहे हो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का, तो भाई ये तो देखो जीरो हो जाएगा, तो क्यू नोट इंटू माइनस वी नोट, तो इस पे ना सेंटर पे टोटल इन सारे चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सर कैसे करेंगे, अगर इसके सेंटर पे आप पोटेंशियल निकालोगे दोस्तों, तो इसकी वजह से डिस्टेंस देख लो, पहले पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहे हैं ना, ये डिस्टेंस लेट सी आ रहा है, ये डिस्टेंस लेट सी आ रहा है, और यहां से यहां ज्वाइन करो, डिस्टेंस लेट सी आ रहा है, इसकी भी लेट सी आ रहा है, तो सारे के सारे ऐड कर दो, लेट्स सी फर्स्ट चार्ज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या लिखूंगा मैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, आराम से यू कैन सॉल्व, ओके। सो यार v1 कितना आएगा आपके पास, इसकी वजह से फॉर्मूला होता था पॉइंट चार्ज के लिए k q by r, सो दिस इज k q, डिस्टेंस कितनी है उसकी, लेट्स सी r है, बाद में निकाल सकते हो, इसकी साइड अगर a है तो r आप निकाल सकते हो, a by root 2, ठीक है। फिर एज याद रखो 2 भी k q by r ही है, 3 क्या है, 3 भी k q by r ही है, 4 क्या है, k q, वो भी माइनस का बाई r है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, सो यू हैव टू टेक द प्रॉपर नेगेटिव साइन, तो एक तो इसमें से कैंसिल हो गया क्योंकि डिस्टेंस एज वेल एज चार्ज जो है वो सेम है, तो ये आपका सेंटर में पोटेंशियल आ गया दोस्तों 2kq बाय r। अब अगर r निकालना है तो आप देख सकते हो, r अगर यहां से निकालोगे तो ये इस तरीके से, ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, ये भी हाफ, तो r आ जाएगा आपका a बाय अंडर रूट 2, यहां पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर के टर्म्स में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको सॉल्व करने आने चाहिए इजीली। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल सेम कैटेगरी का, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो इन्फिनिटी पे अगर लेके ना जाए, सपोज कर लो, ठीक है, तो यार वो बोलेगा कि एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे रखा है, एक चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ओके। अब वो क्या कर रहा है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट पर एक कैपिटल क्यू चार्ज को यहां से शिफ्ट कराता है किसी दूसरी साइड पर, तो बताओ ए पॉइंट से यहां बी पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डू द वर्क फ्रॉम, टेक द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, टेक दैट चार्ज जिसको ले जाना है, फॉर्मूला ये रहा आपके पास, इसकी जगह क्या लिखोगे, कैपिटल क्यू को कहां लेके जा रहे हो, बी पे, कहां से लेके जा रहे हो, ए से, सो आप पहले ए पे नेट पोटेंशियल निकाल लो ड्यू टू ऑल द चार्जेस, एंड बी पे नेट पोटेंशियल निकाल लो ड्यू टू ऑल द चार्जेस, पहले यहां निकालना, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, फिर जब ये यहाँ पे चला जाएगा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, यहाँ वैल्यू पुट कर देना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपने अपने अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग वो देके रखेगा। मतलब मैं मेथड बता रहा हूँ, आप कैसे सॉल्व करके आएंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो आप आराम से फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट में डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं दोस्तों, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट इसमें माने जाते हैं वो सारे मैं यहाँ डिस्कशन कर लेता हूँ वन बाय वन जल्दी से। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कशन करी थी, ड्यू टू सॉलिड स्पेस जो होते हैं कंडक्टिंग आपके पास, नॉन कंडक्टिंग, उनकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, रॉड की वजह से निकाला था एंड समथिंग लाइक दैट, रिंग की वजह से निकाला था। वो सारे डिस्कशन यहाँ पे भी जल्दी से कर ले जाए, आसान होते हैं, बढ़िया से आप प्रैक्टिस करके जाओगे हो जाएंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं है, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस आपने कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड होलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एंड मींस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आप ऐसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, आसान है भाई, टेंशन नहीं है। देखो उसने बोला कि स्फीयर है सर हमारे पास, ठीक है, कंडक्टिंग है ये, तो पूरा का पूरा चार्ज आपका आउटर सरफेस पे आएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और इसकी रेडियस दोस्तों r है। तो अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस ड्यू टू होल चार्ज, तो देखो तीन लोकेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, सेंटर से लेके इंटरनल पॉइंट, सरफेस का पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट। तो जब आप आउटसाइड पॉइंट पे जाओगे तो उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होने वाली है ये r, वो इसकी रेडियस से ज्यादा होने वाली है, ये बात क्या ख्याल रखें। जैसे ये पॉइंट सरफेस पे आगे टिकेगा, आपको पता है सरफेस पे इसका जो r होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होने वाला है दोस्तों वो होता है KQ/r, जो कि केवल उसके टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट पे। आउटसाइड पॉइंट से जब आप बैठ के देखोगे तो सारा का सारा चार्ज इसको अंदर नजर आएगा, तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल जब भी ये डिस्टेंस अप्लाई हो जाए, जो उसकी डिस्टेंस है रेडियस से ज्यादा हो जाए स्फीयर की, मतलब वो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर नजर आएगा, जैसे आप अर्थ से बाहर चले जाओ, समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू टेक द टोटल चार्ज बट डिस्टेंस r, वेयर r आप देख सकते हो ये है। बट अगर आप इंटरनल पॉइंट पे जाओ तो इंटरनल पॉइंट पे दोस्तों क्या होता है, आपको सीखा है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे जो पोटेंशियल होने वाला है वहां पे वो कांस्टेंट होने वाला है ना, पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। आपको पता है E इक्वल टू होता है -dV/dr, और ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, आपने देखे होंगे। तो यहां से जब इसको G करोगे तो V कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का मतलब इंटरनल पॉइंट पे, इसके कहीं भी पॉइंट पे, सेंटर से लेके इसके कहीं भी पॉइंट पे, अगर आप इंटरनल पॉइंट की बात करोगे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे है, दैट इज KQ/r, क्योंकि यही कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि चार्ज और रेडियस उसकी वहां पे कांस्टेंट है। तो इंटरनल किसी भी पॉइंट पे आप कंडक्टिंग स्फीयर की बात करो या होलो स्फीयर की बात करो, दोनों सॉलिड और होलो दोनों के केस में प्रॉपर्टीज वैलिड होंगी, आपने ऐसे ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल सेंटर से लेके सरफेस तक एक ही रहेगा, सरफेस के बाहर स्मॉल r डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यानी आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ये आप ध्यान से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ की बात रही तो ग्राफ नो प्रॉब्लम एट ऑल, इधर पोटेंशियल होगा इधर r होगा, आपको पता है सेंटर्स पे भी कुछ पोटेंशियल है, सरफेस पे आते आते पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से वेरी करेगा। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो KQ/r, आप ध्यान से समझ सकते हैं, यानी ये पूरा रीजन जो यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से नजर आ रहा है ये लेस देन r है, यहाँ पे इक्वल टू r है, और दिस इज ग्रेटर देन r। सिंपल, कभी कभी ग्राफ पूछ ले जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन करके आ सकते हैं, बस लॉजिक याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनाए जाते हैं, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अच्छा सर, अगर होलो कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो सेम होंगे इसके रिजल्ट, सेम, बट क्या है कि ये जो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो जो कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर होलो HCS, तो चूंकि होलो है मतलब अंदर कोई मास नहीं है, सारा का सारा मास इसकी सर्कमफेरेंस इस तरीके से इस थिकनेस पे ही लाई करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो सारा का सारा जो चार्ज है वो यहाँ पे आने वाला है। अब बोलोगे सर इसमें भी तो ऐसा था, पर इसमें मास तो है ना, इसका बॉडी का डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है, ये तो खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं अंदर। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आ रहा है, इंटरनल पॉइंट ले लो और एक आउटसाइड पॉइंट ले लो, रिजल्ट तो सेम रहने वाले हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट additionally you can put another charge inside that one, तो तब आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो बोलेगा कि अगर इसके अंदर मैंने अपनी तरफ से, जैसे ये होलो है, सपोज करो उसने बोला कि ये होलो है, मैंने बोला ठीक है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है और पहले से इसकी आउटर बॉडी पे जो चार्ज है वो पहले से ही है, दैट इज कैपिटल Q। तो बताओ इसके अंदर के किसी पॉइंट पे कितना, P पॉइंट पे जो r/2 डिस्टेंस पे है कितना पोटेंशियल होगा। तो आपको पता है ये पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखा है तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, और ये जो होलो स्फीयर है उस पे ऑलरेडी एक चार्ज था,
और जो उसके सरफेस पे होगा पोटेंशियल वही उसके इंटरनल पॉइंट पे भी होगा, यानी के क्यू बाई आर। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल अब बनने वाला है पी पॉइंट पे, वो दोनों की वजह से बनेगा, इसकी वजह से के क्यू बाई उसकी डिस्टेंस प्लस आउटसाइड जो चार्ज है वो जाएगा के क्यू बाई उसकी रेडियस आर। तो पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर बाई 2 एंड प्लस के क्यू बाई आर। ये बात का आप ख्याल रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके सरफेस पे कुछ चार्ज था, उसकी वजह से इसके इंटरनल पॉइंट पे चार्ज वही रहेगा जो सरफेस पे है, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। तो सारी पॉसिबिलिटी आपने चेक कर लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। और बहुत बेहतरीन टाइप के जो उसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो मैं डिस्कस कर लेता हूं और आप आराम से फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसने बोला कि एक स्फीयर ये है, इसको एक दूसरे बड़े वाले के अंदर रखा गया, फिर एक और ले लो आप, इस तरीके से कुछ हो सकता है। इस पे लेट्स से चार्ज Q1 है, इस पे लेट्स से Q2 है, इस पे लेट्स से Q3 है, वो प्लस माइनस जो भी डिसाइड करे क्वेश्चन में, बस आप तरीका सीख लो ना यार, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। लेट्स से इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो R1 है, बड़े वाले की, इससे बाहर वाले की R2 है और सबसे बड़े वाले की R3। अब आपसे ये पूछ सकता है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा, या इसके यहाँ पे, या इसके सरफेस पे पोटेंशियल बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, कहीं भी पूछ सकता है। आपने क्या तरीका अप्लाई करना है, लेट्स सी गाइस। अगर आपने स्फीयर 1 2 3 स्फीयर 1 पे नेट पोटेंशियल निकालना है, स्फीयर 1, तो देखो इस पे जो चार्ज है स्फीयर 1 के आउटर सरफेस पे जो चार्ज है ये होलो स्फीयर है, ऑल दे आर होलो कंडक्टिंग स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में रखे गए हैं, एक दूसरे के अंदर इनको रख दिया गया है। अगर वो बोलते हैं अंदर वाले के सरफेस पे नेट पोटेंशियल बताओ, तो ध्यान से देखो, एक तो अंदर वाले के चार्ज की वजह से होगा के Q1 बाई उसकी रेडियस है ना, जो भी होगी R1, ठीक है, फिर प्लस चूंकि ये जो अंदर वाला स्फीयर है ये बाहर वाले और इससे बाहर वाले दोनों के ही अंदर है, तो इनका जो अपना खुद का पोटेंशियल होगा सरफेस वाला वो भी ऐड कर देंगे, यानी कि क्योंकि ये छोटे वाला इन दोनों के अंदर ही तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, और मैंने बोला था इंटरनल किसी पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है, तो इनके जो सरफेस पे होगा और इसके उनको ऐड करो के Q2 और उनकी रेडियस सरफेस पे होने का मतलब उनकी पर्टिकुलर रेडियस R2 प्लस के Q3 बाय R3। देखो है ना, ये आ गया इनर वाले के सरफेस पे नेट पोटेंशियल। अगर इस पे निकालो V2 पे निकालो, मतलब जो इनर वाले से बाहर है उस पे निकालो, देखो ये जो सेकंड स्फीयर है ये थर्ड के अंदर है पर इससे बाहर है, तो पहले वाले से तो आएगा बाहर वाला केस, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो होगी जो इसकी रेडियस होगी, इसकी ये डिस्टेंस बढ़ के ये R2 के इक्वल हो जाएगी, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड दिस इज Q1 और उसके लिए R डिस्टेंस है, क्योंकि अंदर वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट दोस्तों आउटसाइड का काम कर रहा है, तो यू हैव टू टेक R2 प्लस, चूंकि इसी के सरफेस पे निकाल रहे हो तो उसका सरफेस का कितना होगा के Q2 बाय उसकी रेडियस R2 प्लस, और अभी भी ये सेकंड वाला बड़े वाले के अंदर है तो के Q3 बाय R3, नो प्रॉब्लम। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट, इजी होते हैं यार। अगर लास्ट वाले पे निकालोगे तो लास्ट वाला जो पॉइंट है इस सेंटर से दोनों के लिए, इसके लिए R का काम करेगा जो R3 के इक्वल होगा, मतलब V3 आपका के Q1 बाई R3, उसकी डिस्टेंस भी यही रहेगी, के Q2 की डिस्टेंस भी R3 रहेगी, और चूंकि लास्ट वाले का तो सरफेस वाला है तो उसकी तो रेडियस R3 ऑब्वियसली होगी। दिस इज हाउ यू कैन राइट द इक्वेशंस कि कहां पे किस पॉइंट पे कैसे पोटेंशियल निकालना है, इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यूज कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन इस कैटेगरी में पूछे जाते हैं दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का बॉस, आराम से आप कर सकते हो। सम टाइम इसमें कॉन्सेप्ट और यूज किया जाता है, बट उससे पहले मैं आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट माना भी जाता है। अगर वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है इसका मतलब इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा यूनिफॉर्म की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी रो होने वाली चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लेट्स इसको प्लस Q चार्ज दिया गया है, और उसकी जो रेडियस है दोस्तों वो R है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सेंटर से मैं डिस्टेंस का मेजरमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस का मेजरमेंट में यहाँ पे कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि यार इसके सरफेस पे तो कोई टेंशन नहीं है, सेम ही रहेगा के क्यू बाई आर, और इसके आउटसाइड पॉइंट में भी कोई टेंशन नहीं है, के क्यू बाई स्मॉल आर, जहाँ पे स्मॉल जो आर होने वाली है वो ग्रेटर देन और सरफेस पे आर के इक्वल है। बट अगर इंटरनल पॉइंट पे निकालो जो लेस देन आर है, तो ध्यान रखना पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट होता है के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस, ठीक है, विच इज लेस देन r। तो जब भी इंटरनल पॉइंट की बात करोगे और पोटेंशियल निकालना होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में, जब आप यहाँ पे बात करते हो तो ये फॉर्मूला यू हैव टू यूज, एंड इस पे काफी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं।
जो ये डिस्टेंस है इंटरनल पॉइंट पे, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू देखते जाना, वैल्यू पुट करते जाना, आंसर बनता जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस के साथ कंपेयर करके देख लेना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सरफेस पे और आउटसाइड पे सेम रहता है, इंटरनल पॉइंट पे ही चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करना और इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्वेश्चंस बनाने के लिए। अच्छा सर, ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, या आप याद रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंगली, है ना। तो आप देख सकते हो आउटसाइड पॉइंट पे तो ये स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पक्का। अच्छा, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ये अंदर के पॉइंट है, अगर सेंटर पे पूछ बैठे तो, अगर सेंटर पे ही पूछ बैठे तो सेंटर पे क्या आएगा, देखो सेंटर पे r 0 हो जाएगी, तो जब स्मॉल r 0 पुट करोगे तो ये r स्क्वायर एक यहां से कैंसिल होगा, तो 3/2 k³ बचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेंटर पे पोटेंशियल आप देख सकते हो, ये k³ सरफेस का पोटेंशियल है, अगर इसको आप ध्यान से देखो सरफेस का है, तो इससे भी ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस से भी ज्यादा है। मतलब सेंटर यहाँ पे है अगर, तो उसका पोटेंशियल का ग्राफ ये होगा यहाँ पे, दैट इज 1.5 vs। उसके बाद धीरे धीरे नीचे कर्व बनेगा और उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, और ये जो पॉइंट यहाँ पे है सरफेस वाला पॉइंट होने वाला है, और ये जो ग्राफ यहाँ बनाया गया है यहाँ से यहाँ तक कर्व डाउनवर्ड, ये लेस देन है क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। आप देख सकते हो कर्व का नेचर यू कैन डिफाइन, अभी हम इस तरीके से हमने कर्व बनाया है, ये हमने देख लिया। ठीक है, ये देख सकते हो कर्व बनेगा, स्लोप डाउनवर्ड, फिर ऐसे जाएगा, यहां से यहां तक का जो ग्राफ है वो ग्रेटर देन r के लिए होने वाला है। इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल देखो ज्यादा है, और ये जो पॉइंट है ये सरफेस वाला है, तो सरफेस का पोटेंशियल इससे कम है। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में, सेंटर पे ग्रेटर होता है। ग्राफ इस तरीके से नजर आएगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन जो भी आएंगे आराम से आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अर्थिंग से बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, किससे, अर्थिंग, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। कैसे सर, सपोज करो एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ठीक है, आपने क्या किया, अंदर वाले को अर्थिंग से कनेक्ट किया और इसको वायर को यहां से डायरेक्ट आप पास नहीं करा सकते, तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये इस वाले को स्फीयर को टच नहीं कर रहा है। तो यार एक चीज याद रखना, अगर इस पे सपोज करो चार्ज उसने क्यू दिया है और इस वाले में पूछे 1 2, पूछे कि बताओ 1 पे चार्ज कितना होगा, अंदर वाले स्फीयर पे कितना होगा। लेट्स से इसकी जो रेडियस है वो r1 है और आउटर वाले की रेडियस r2 है, और 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, या बाहर वाले को कर सकता है, अंदर वाले को कर सकता है, वो डिपेंड करता है। जिसको भी वो अर्थ से कनेक्ट करेगा, ध्यान से समझना, जिसको भी जिस वाले स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करेगा, अर्थिंग का मतलब उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द चार्ज ऑफ इनर स्फीयर, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल एट दैट स्फीयर। लेट अस अज्यूम कि उस पे q1 है, तो मैं निकालूंगा kq1 बाय उसी की रेडियस r1, क्योंकि अंदर वाला बाहर वाले के अंदर है, तो जो उसके सरफेस पे है वो इस पे यहाँ पे अप्लाई करेगा, यानी kq2 उसकी रेडियस है r2। और मैंने आपको बताया चूंकि आपने अंदर वाले को अर्थिंग दी है तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। आइसोलेटेड कंडक्टर को जब हम अर्थिंग देते हैं तो उसका नेट पोटेंशियल 0 हो जाता है। मतलब जो इसका पोटेंशियल आपने निकालना है, यू हैव टू पुट 0, एंड जो भी यहाँ पे वैल्यू बनेगी kq1 अपॉन r1 प्लस kq2 अपॉन r2, यहां से जो भी अननोन वैल्यू है, जैसे आपको q1 निकालना है वो आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मेरे कहने का मतलब बेसिक से यही है दोस्तों, कि जब भी हम किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को जिस पे चार्ज है, लेट्स सी पॉजिटिव चार्ज हमने कंडक्टर पे दिया है, और अगर आप इसको अर्थिंग से कनेक्ट करोगे तो ये सारा चार्ज आपका फ्लो करके अर्थ में चला जाएगा, जिसकी वजह से इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है। अर्थिंग का एक कांसेप्ट यूज हो सकता है क्वेश्चंस बनाने के लिए, आप बढ़िया से याद रखेंगे तो मजा आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ओके डियर स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं, जहां से और क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर फर्दर पूछे जा सकते हैं। जल्दी से एक नजर उन पर डाल लेते हैं और बढ़िया से आप कॉन्सेप्ट देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना और क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना। डीपीपी मैंने डाल दिया, उसको आप बढ़िया से डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चंस अच्छे से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व करके आने हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं यार। देखो यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा है, अगर कभी कभी वो बात कर लेता है यार पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो मैं यहाँ बेसिकली बात कर रहा हूँ सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर। सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, जो उसकी सेल्फ एनर्जी होती है, मतलब अगर एक आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, आपको पता है होलोस का सारा चार्ज आइसोलेटेड फॉर्म में उसके ऊपर स्टोर हो जाता है, तो उसकी जो सेल्फ एनर्जी होगी वो क्या होगी,
के क्यू स्क्वायर ओवर 2r, ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है और इसको डिराइव करने की यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए आप सेल्फ एनर्जी की जब भी बात करेगा वो किसी भी कंडक्टिंग होल स्फीयर की या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की अगर बात करेगा, नॉन कंडक्टिंग मतलब सर मतलब मैंने आपको बता रखा है पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी अगर सेल्फ एनर्जी की बात करेगा तो 3/5 kq स्क्वायर बाय r होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये रिजल्ट आप तभी यूज कर पाएंगे जब वो सेल्फ एनर्जी की बात कर रहा होगा। रिजल्ट याद रखना जरूर है क्योंकि समटाइम ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, मेंस में अभी तक नहीं आए हैं, दैट्स व्हाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यार, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जा सकता है, तो यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी आप चार्ज रिंग से एक्सियल एक्सिस पे निकालेंगे, सेंटर से h डिस्टेंस अवे, तो ये हमेशा आएगा के क्यू ओवर, यहां से जो डिस्टेंस है r वो निकाल सकते हो, लेट्स इसकी रेडियस r है, तो r आएगा आपके पास k, जब आप इसको सॉल्व करोगे r स्क्वायर प्लस दिस इज योर x स्क्वायर, तो के क्यू बाई r डिस्टेंस अवे, तो p पॉइंट पे पोटेंशियल आपका के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, क्वेश्चन आपका बना सकते हो। इसमें ऑलरेडी आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, कि एक सेंटर से एक रिंग के चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे रिंग के सेंटर पे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें और डिस्कस यहाँ पे कर ली जाए, बस ये आप याद रखेंगे कि जस्ट ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल r होने वाली है, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस का यूज करके। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ, की पॉइंट कहां पे रखा हो, डिस्टेंस पता होनी चाहिए, दैट्स इट, आपका काम बन जाएगा। ये आप याद रखें, सिंपल है। ओके, ये इतनी पॉइंट अगर याद है तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब वो बात करते हैं, क्योंकि इसमें जेईई में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। उसने बोला एक कंडक्टिंग चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है और वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया था। सिमिलरली मैंने आपको वहां बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है, तो नहीं टेंशन लेने का बॉस। तो आप फिर से क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, उस पर dq चार्ज मानेंगे, उसकी डिस्टेंस dx मानेंगे, कहीं से सेंटर से डिस्टेंस आप मान सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पोटेंशियल निकालोगे, dp और dp आएगा आपका dvq ओवर जो डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करोगे। ठीक है, x मान लो, लेट्स सी x। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे पूरी लाइन d से d यहां से आता है d से l, ये यहां से जब स्टार्ट करोगे तो d और यहाँ पे बैठेगी d प्लस l, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको d क्यू हम निकाल लेंगे, यानी d से जाएगा l प्लस d तक। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका, तो वो रिलेशन निकल के आएगा ये वाला, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो के क्यू बाई एल, यानी रॉड की जो भी लेंथ गिवन होगी, ln ऑफ d प्लस l ओवर d, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ d, कि ये रॉड अगर a एंड है, ये b एंड है, तो b एंड से कितनी दूर डिस्टेंस पे रखा है, और डिस्टेंस पुट करने आंसर आ जाएगा। अगर ये d की वैल्यू आपको l के इक्वली दे रखी है, लेंथ के इक्वली, तो vp आपके पास दिख रहा होगा kq बाई l, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, लैंग्वेज सेम है, तो ये बनेगा 2l बाई l, आप देख सकते हो l कैंसिल हो जाएगा, तो vp दोस्तों बन जाएगा kq बाई l इनटू ln ऑफ 2, ऐसे बना सकता है। समटाइम वो बोल देगा कि भाई ये जो d है, इफ d इज इक्वल टू l की हाफ है, तो भाई यहाँ पे बस पुट कर देना है। अगर उसने बोला जो डिस्टेंस है इस एंड से जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है वो 2 टाइम्स है, तो बस यहाँ पे d की जगह वैल्यू पुट करके यू विल गेट द फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप सबने इसको पढ़ा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, याद दिला देता हूँ। कोई भी सरफेस, कोई भी मेटालिक सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस। बस ये पॉइंट आप याद रखें, मजा आ जाएगा और आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मतलब कोई भी मेटालिक सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पाया जाएगा तो उसको इक्विपोटेंशियल का नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल सर आप कैसे बात कर रहे हो, मैं ऐसे बात कर रहा हूं दोस्तों। लेट्स सी एक सरफेस मैंने ये लिया और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, आप समझे बात को। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये लाइन चूंकि इस सरफेस के देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री पे है, ये फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, तो इसका हर पॉइंट जो होगा इक्वी का मतलब सेम पोटेंशियल पे होगा। अब इस पे ए पॉइंट ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी, तो आप लिखोगे VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD। ओके, ऐसे आप समझो। जैसे ये स्फीयर है, इस पे हमने चार्ज दे रखा है, आप समझो ना, इस पे आपने चार्ज दे रखा है, तो आप ध्यान से समझोगे यहां से जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो बिल्कुल 90 डिग्री पे निकलती हैं। ये प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे फील्ड लाइंस निकलेगी। तो इस स्फीयर पे कहीं भी कोई पॉइंट रख लो आप, यहाँ पे A B C अलग अलग पॉइंट पे आपसे पूछे कि बताओ A B C का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, ऑल दे हैव सेम पोटेंशियल, क्योंकि वो एक ही सरफेस पे है
और हर उस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर कि ये इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल का मतलब उस पर्टिकुलर सरफेस पे लाई करने वाले ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। एंड इक्विपोटेंशियल कोई सरफेस कब बनता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाता है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन कैसा भी आए आप बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट याद रखिए, हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, लेट्स सी, तो पक्का वाई एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, सारे पॉइंट्स समझ गए। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ रख दिया मैंने पी और यहाँ पे रख दिया क्यू और ये पॉइंट यहाँ पे रखा ओ, तो आपसे पूछेगा पी ओ क्यू में पोटेंशियल को अरेंज करो। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो देख सकते हो आप सब, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे पीछे होगा पॉइंट, सबसे पीछे पी है, इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, फिर ओ का और फिर क्यू का। और जो ओ का पोटेंशियल है वही ए पॉइंट का है, वही बी पॉइंट का है। आप देख सकते हो क्योंकि ओ पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये सारे ए बी सी डी जितने पॉइंट है इस पे लाई कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन दोस्तों बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ और पॉइंट आपने यहाँ पे सीखे होंगे कि यार सर अगर एक चार्ज में यहाँ पे रख दूं, है ना, Q नॉट, और उसको A से B पे लेके जाऊं, तो आप एक सेम सरफेस पे चार्ज को शिफ्ट कर रहे हो, दोनों का पोटेंशियल सेम है और वर्क होता था चार्ज इनटू पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल का, दोनों पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन जीरो। मतलब सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही अगर किसी चार्ज को आप शिफ्ट करते हो, पोटेंशियल सेम होने की वजह से डिफरेंस जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो होगा, तो वहां पे वर्क डन नहीं माना जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ध्यान रखना बहुत, ठीक है। तो यार मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर को एक्ट कर रखा है और उसी की डायरेक्शन में आप कोई पॉइंट एक्ट कर रहे हो, लेट्स सी ए से बी, तो उन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस आप ले रहे हो, लेट्स सी, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर पोटेंशियल की वो बात करेगा तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का कम है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो सपोज करो ई की वैल्यू आपसे पूछता है, तो याद करो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V बाई डी। सो हियर वी गो, डेल्टा V आप लिख सकते हो E इंटू डी, और डेल्टा V इस तरीके से लिखना है जैसे कि हाई टू लो आप जा रहे हो। सो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इक्वल टू आएगा E इंटू डी, बस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस फॉर्मूले का यूज करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे एक ही डायरेक्शन में नहीं गिवन होते हैं, किसी इंक्लाइंड लाइन पे गिवन होते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसे समझो, सपोज करो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि कोई भी सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाएगा। अगर एक लाइन मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे रख दिया है, तो आप खुद सोचो, उसने पूछा कि बताओ यहाँ पे ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये जो पॉइंट है, ये चूंकि ये पॉइंट ए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बी से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। ये पॉइंट इस पे, ये लाइन जो है, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, तो इस पे बी यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो। अगर मैं बी को यहीं पे रख दूं तो देखो ए और बी के बीच की डिस्टेंस ये लेनी है, ये, और ये डिस्टेंस क्या है, गिवन नहीं है, डी है, थीटा है, तो ये हो जाएगी डी कॉस थीटा, यू हैव टू टेक दैट डिस्टेंस। तो ए पीछे है, बी आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा VA माइनस VB इक्वल टू D cos थीटा इनटू दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यहां से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आते हैं, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है यार, आराम से आप यूज करो, बढ़िया से आप यूज करके आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, एक छोटा सा रिलेशन बता देता हूं, क्वेश्चन आ जाते हैं तो कर लेंगे, आप टेंशन नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन देखेंगे तो माइनस डीवी ओवर डी आर, दैट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इन पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं और आए जाते हैं जनरली। अगर दोस्तों v दे रखा होगा तो डिफरेंशिएट कर देना, अगर v दे रखा होगा मल्टीपल वेरिएबल्स में, यानी एज ए फंक्शन ऑफ x, y और z बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालने के लिए x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर y में निकाल लेंगे और फिर z में निकाल लेंगे, ठीक है। और ex को कैसे सॉल्व करेंगे, ex को सॉल्व करेंगे आप माइनस डेल v ओवर डेल x से। जब x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे होंगे तो y और z अगर हुए तो उनको कांस्टेंट मान के चलना है। सिमिलरली आप ey निकालेंगे माइनस डेल v ओवर डेल
y से, यानी पार्शियली आपने डिफरेंशिएट करना है। जब v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x और z को आप कांस्टेंट मानेंगे, सिमिलरली ez भी निकाल लोगे। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आएगा, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मैग्नीट्यूड में तो Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर प्लस Ez का स्क्वायर यहां से निकाला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप कर लेंगे इजीली, टेंशन नहीं, डिफरेंशिएट ही करना, उसमें आप माहिर हो क्योंकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट है यार हम, है ना, तो कर लेंगे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा और पोटेंशियल पूछे तो आप नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो dv को आप क्या लिखोगे माइनस ई डी आर, तो इंटीग्रेट कर लेंगे यार, v1 से v2 अगर दे रखा होगा, यहां से r1 से R2, E की वैल्यू जो भी दे रखी होगी पुट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाएं, क्वेश्चन प्रीवियस के सॉल्व करके जाएं। अब एक छोटा सा बेसिक सा कांसेप्ट मैं यूज कर लेता हूं, ये फिनिश हो जाएगा और बढ़िया से आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको मजा आने वाला है। पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिक कांसेप्ट पे, उसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके आईडी फाइटर्स, तो ये जो वन शॉट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का यहाँ पे देख रहे हो यार, लास्ट हम कॉन्सेप्ट के पास पहुंच चुके हैं, लास्ट में एकदम, और दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चंस, इससे मेंस में देखे गए हैं कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो बहुत जल्दी से इसको देख लेते हैं, जो इसका मेन कंसेप्ट है उस पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने करते रहना क्वेश्चंस की। इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले उसने बोला डायपोल है। डायपोल का मतलब आप सबने पढ़ा है कि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसमें एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, मतलब इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, इक्वल अमाउंट। ठीक है, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस डी मान लेना। इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम दिया गया है। और इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की खास बात है, नेट चार्ज हमेशा जीरो होना चाहिए, बस ये याद रखना। अच्छा सर कैसे? मान लो मैंने एक चार्ज यहाँ पे -2q लिया है और इधर +3q लिया है। ये माइनस और प्लस तो है लेकिन इनका अमाउंट सेम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट चार्ज आएगा, अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये बनने वाला है प्लस का q विच इज नॉट जीरो, सो दिस इज नॉट अ डायपोल। इसको हम डायपोल का नाम नहीं देंगे, मैन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे तभी देंगे, चाहे वो 10 हो तो 10 माइनस का 10 प्लस का हो चलेगा, बट दैट मस्ट बी अ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बात है। अब डायपोल का जो मूवमेंट है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया नेगेटिव चार्ज और इधर ले लिया दोस्तों मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव से प्लस की डायरेक्शन में इसका डायपोल मोमेंट देखा गया है। दिस इज -1 एंड दिस इज +1। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके और उनके बीच की डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। ठीक है, यू जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, और इसकी यूनिट तो आपको पता ही है, कूलम मीटर हो जाएगी। सिंपली यू कैन just remember it. Okay, so this is your electric dipole and how can you use this concept to solve the numerical problem, वो जरूरी है और वो हमने सीख रहे हैं। अच्छा सर कैसे? तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बता सकते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी देखे गए कि मेंस में क्वेश्चन आया था, भी जीजी में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, उसने पूछा कि एक सिस्टम है हमारे पास समथिंग लाइक दैट, मैंने बोला ठीक है, उसने बोला -2q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, यहाँ पे +q है, तो बताओ इस पूरे सिस्टम का अगर इसी साइड A है, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके हर वर्टेक्स पे चार्ज रखे गए, तो पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो पहले डायपोल बनाते हैं। देखो इसको चाहिए -q, इसको भी चाहिए -q, ये है -2q, तो आपको पता है चार्ज कंजर्वेशन होता है और चार्ज क्वांटा में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये -2q है तो इसका एक -q इसको दे सकते हैं, इसका एक -q इसको दे सकते हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट का, अगर कोई डायपोल किसी के साथ नहीं बना पा रहा है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो इक्वल अमाउंट में। तो इसका एक -q जब इस पे जाएगा तो माइनस से प्लस की तरफ इसका फर्स्ट डायपोल मोमेंट और माइनस से प्लस की तरफ इसका सेकंड डायपोल मोमेंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं दो वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होने वाला है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इनका नेट डायपोल जाएगा नीचे, और नेट डायपोल जब नीचे जाएगा तो √ऑफ पहले का प्लस दूसरे का प्लस 2p1 p2 cos थीटा आप यूज कर सकते हैं या कंपोनेंट में भी डिवाइड करके निकाल सकते हो। यहां पुट कर देना। तो यार p1 जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको पता है फॉर्मूला होता है q इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस है a, सिमिलरली p2 भी क्या आएगा, इनका मैग्नीट्यूड ले लो q और इनके बीच की डिस्टेंस है a, दोनों उठा के यहां पुट कर देना, आपका आंसर जो भी होगा बन जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इस तरीके से सिचुएशन बना दे वो, लेट्स सी एज यूजुअल बनाए, यहां पे लिया उसने दोस्तों -5q, इधर लिया 3q, इधर लिया 2q उसने। अच्छा देखो कभी कभी ना वेक्टर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो इसका वेक्टर किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो वेक्टर, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव y एक्सिस पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -5q, यहाँ पे भी 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये डायपोल किसी के साथ नहीं बना पाएगा। इसको -2q चाहिए, इसको 3q चाहिए। अब इससे ले लो ना, इसके 3q, इसको ब्रेक करो इक्वल अमाउंट में, 3q इसको दे दो -2q, तो देखो एक डायपोल इधर आ गया इसकी वजह से,
P1 और -3 और ये दोनों मिलकर डायपोल बनाएंगे P2 और नेट आएगा इनका इधर। मतलब आप निकाल सकते हो, आप समझ गए होंगे बेसिक कांसेप्ट क्या है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यार दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, ध्यान से, है ना। यही मैं बना रहा हूं मैं, एक्सियल, इक्वेटोरियल या रेडियल। रेडियल को समझ लेते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल अपने आप आ जाएगा, ठीक है सर। तो फिर क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं बॉस, देख लो। लेट्स सी, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक 90 डिग्री की रिलेशनशिप है, तो हम इसको इक्वेटोरियल मानेंगे, इसको एक्सियल मानेंगे। और यहाँ पे एक डायपोल रखा है, लेट्स सी माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो डायपोल मोमेंट तो होगा इधर, ये तो क्लियर है, देख सकते हो आप, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और एक डायपोल हमने यहाँ रख दिया है, डायपोल रख दिया हमने एक्स एक्सिस पे। तो जिस एक्सिस पे डायपोल रखा है, देखो यहाँ माइनस है तो इसके डायरेक्शन इधर हो गया, उसको बोलेंगे एक्सियल। उसके जो परपेंडिकुलर है इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यार, जिस पे ऑलरेडी डायपोल रखा है उसको एक्सियल एक्सिस बोला जाता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और इसी को आप डायपोल एक्सिस बोल सकते हो, डायपोल, क्योंकि इसी पे रखा है, दिस इज योर डायपोल एक्सिस, ठीक है। अब वो बोलता है कि ये सेंटर जो है डायपोल का, अगर इनके बीच के डिस्टेंस कुछ आप मान लो, तो ये सेंटर ऑफ द डायपोल है। यहां से रेडियली किसी डिस्टेंस r पे एक पॉइंट लो और उस पे कैलकुलेट करो, सपोज करो आपने एंगल थीटा माना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेडियल डिस्टेंस पे इन दोनों के बीच, x और y के बीच में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो भाई आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप याद रखिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, और आप उसी की हेल्प से आप सारी सिचुएशन यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी मैं बात करूंगा, तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा दोस्तों, आएगा KQ ओवर ये डिस्टेंस r का क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आने वाला है, ठीक है, ये आने वाला है। तो ये जो थीटा है, जो इसने रेडियल, जो ये पॉइंट है आपका रेडियल एक्सिस है, उसने एक्स एक्सिस जो एंगल बनाया है। अब अगर इसको मैं जीरो कर दूं, देखो ये पॉइंट सीधा इस एक्सिस पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ जीरो पुट करूंगा थीटा को, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये एक्स एक्सिस पे आएगा, मतलब इसको बोलेंगे हम एक्सियल एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि Q अपॉन R की जगह जब ये एक्स एक्सिस पे आएगा, अगर कहीं पे सपोज करो पॉइंट यहाँ है, तो सेंटर से डिस्टेंस x मान लूंगा ना, तो ये x क्यूब बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 0 3 4 2, यानी 2KQ आप मान सकते हो, दिस इज 2KQ, ये बन जाएगा एक्सियल पॉइंट पे। अगर वो पॉइंट डायपोल एक्सिस पे कहीं रखा है पॉइंट P यहाँ पे, तो थीटा 0 होने की वजह से ये फॉर्मूला आप यूज करके आओगे। शॉर्ट डायपोल का ये केस होता है जब यहाँ पे x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, जब ये इससे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर गलती से पॉइंट शिफ्ट करके आपने y एक्सिस पे रख दिया, तो देखो थीटा बढ़ के 90 हो जाएगा। y एक्सिस पे जाते ही लेट्स सी ये जो डिस्टेंस है r, ये y के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पॉइंट है आपका, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, तो देख सकते हो cos 90 0 1 बचेगा, तो यानी KQ बाय y क्यूब ये बन जाने वाला है। अगर इन दोनों के बीच में है तो ये होगा, इसी से आप कैलकुलेशन करके आएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, बेसिकली डायरेक्शन आपको याद रखनी चाहिए। एक फील्ड चूंकि इसका इधर जाता है, एक इधर जाता है, तो डायरेक्शन ये जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P पे, मैं इसकी बात कर रहा हूं पॉइंट P पे, कभी कभी इससे भी आईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगा लेट्स सी अल्फा है, और अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगा लेट्स सी बीटा है। ध्यान से समझना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, कितना एंगल बना रहा है अल्फा, अगर वो निकालना है तो आपने यूज करना है tan अल्फा। और अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये लाइन ये इक्वेटोरियल वाले को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाला जो डायरेक्शन है इसी रेडियल लाइन पे एक्सियल वाला केस आ जाता है। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो बेसिकली आएगा tan थीटा बाय 2, ये रिलेशन होता है। थीटा इज द एंगल मेड बाय द रेडियल लाइन एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस रेडियल लाइन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड। नेट फील्ड की ये डायरेक्शन होने वाली है, इतना आप याद रखें। इन दोनों में कभी कभी ये रिलेशन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। थीटा क्या है, अल्फा क्या है, बोथ आर यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब जो नेट फील्ड है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो देखो इस ट्रायंगल को देखो, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, अल्फा थीटा ये इंटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स दैट इज अल्फा प्लस थीटा। तो यार बीटा निकालना है अगर आपने, तो भाई अल्फा इज हियर एंड थीटा ये रहा, थीटा एज इट इज रखो, अल्फा आप यहां से निकाल लो, ये आएगा आपका tan इनवर्स थीटा बाय 2। आप देख सकते हो
ये बनेगा आपका, यानी यहाँ पे दो एंगल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, एक रेडियल लाइन के साथ और एक एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, उस एक्सिस जिस पे ओरिजिनली डायपोल रखा हुआ है। ये बेसिक से कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप सॉल्व करके आएंगे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात रही यार, अगर हम किसी डायपोल को, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आप ये याद रख सकते हो यार। अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में हम किसी डायपोल को किसी एंगल पे प्लेस करें, समथिंग लाइक दैट, सपोज करो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको पता है प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स है कपल जनरेट करता है, यहाँ टॉर्क जो होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट फोर्स अगर आप निकालो जितना इधर है उतना इधर है, अपोजिट है तो जीरो हो जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होगा, बट ये जब वो बोलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर डी है, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, तो टॉर्क कितना आएगा दोस्तों, पी ई साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला है टॉर्क का एंड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वेक्टर में देखोगे तो पी क्रॉस ए आप लिख सकते हो। अब वो बोलता है कि अगेंस्ट द फील्ड, देखो फील्ड क्या कर रहा है, एक फोर्स इधर एक इधर, फील्ड क्या कर रहा है, इसको अपने डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द रोटेशन गिवन बाय द फील्ड। अगर आप इसके अपोजिट जाना चाहते हो तो यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। अगर आप इसको रोटेट कराना चाहते हो तो वर्क डन आपका आएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकते हैं, माइनस पीई इंटू कॉज ऑफ थीटा 2 माइनस कॉज ऑफ थीटा 1। ये फॉर्मूला यूज करके आ जाना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी टॉर्क और इसका कंबाइंड यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। सर कैसे पता चलेगा, थीटा 2 लेना है आफ्टर रोटेशन एंगल और ये बिफोर रोटेशन जो इनिशियल एंगल होगा आपका, जो भी गिवन होगा इनिशियल एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना। और माइनस का ख्याल रखना दोस्तों, एक्सटर्नल वर्क है ये, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी जो भी यहाँ पे करने वाली है। अगर फील्ड का वर्क है तो माइनस साइन हटा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, इतना बेसिक सा भी अगर आप यूज करके जाओगे तो क्वेश्चन होने के चांस आपसे बढ़ जाएंगे। ओके दोस्तों, ये सारे कंसेप्ट बढ़िया से रिवाइज करके जाना और बढ़िया से अपने एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है। अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट। ओके तो समटाइम क्या होता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो दोस्तों ना तो टॉर्क जीरो होता है और ना जो उस पे नेट फोर्स लग रहा है वो भी जीरो नहीं होता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। छोटी छोटी बातें आप याद रख के जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। दोस्तों बढ़िया से प्रैक्टिस करना अपने एग्जाम के लिए, बढ़िया से क्वेश्चन करके जाना, डीपीपी के डाउनलोड करके उसको यूज कर लेना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जितना भी टाइम आपके पास है वो बढ़िया से यूटिलाइज करना है और एग्जाम को फोड़ के आना। ओके एंड ऑल द बेस्ट।